madam, good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. So let's start with today's session. I guess सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, कुछ लोग बाकी होंगे एक दो. All right, so I'll start with the today's session. We will have quick revision of last two standards that we have done. Last standard हमने बहुत important किए थे, exam oriented भी हैं. तो स्टैंडर्ड नंबर 3 ICDS 3 दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हमने मेनली बात की थी कि सर ये कॉन्ट्रैक्टर की इनकम को रिकॉग्नाइज करने के लिए बनाई गई स्टैंडर्ड है. नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्टर का इनकम सर, कॉन्ट्रैक्टर की यहाँ पे थोड़ी वाइडर डेफिनेशन है. कॉन्ट्रैक्टर मतलब वो नहीं जो बिल्डिंग बनाते खाली, दे आर नॉट कंसिडर हियर एज द कॉन्ट्रैक्टर. इवन आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सुपरवाइजर्स, जो कंसल्टेंट होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट होते हैं, इवन दे आर कंसिडर एज अ कॉन्ट्रैक्टर हियर. नॉट ओनली दैट, डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट की जो लोग होते हैं उनको भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है. तो ऑल दोस पीपल दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का होता है, आपको पता ही है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट रिपीटेटिव वर्क जहाँ पे होता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टी को एक्सपीरियंस है कि ये काम इतने में ही होगा, एंड कॉन्ट्रैक्टर को भी कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ इतने में कर लूंगा तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा. तो वहां पे क्या हो जाता है कि आप फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करते हो, और फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप करते हो तो मटेरियल के प्राइसेस आपके कंट्रोल में नहीं रहते. सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू पुट एन एस्केलेशन क्लॉज कि कौन से केस में एस्केलेशन एक्सेप्टेबल है और कौन से केस में एस्केलेशन एक्सेप्टेबल नहीं है. कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो थोड़ा यूनिक वर्क होता है, जहां पे आपको नहीं पता चलता कि कितना कॉस्ट लगने वाला है. थोड़ा इनोवेटिव टाइप का काम होता है. दोनों पार्टीज को एक्सपीरियंस नहीं होता कि कितने पैसे में ये काम होगा. बट ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस करता है तो लॉस में जाने के लिए नहीं करता. तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि भैया मैं काम करते जाऊंगा, कॉस्ट बनाते जाऊंगा, क्वालिटी वगैरह में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, वी विल जस्ट डू व्हाट यू से, एंड जो भी कॉस्ट होगी उसमें आप मेरा 20% 30% मार्कअप करके आप मुझे पैसा दे देना. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, तो उन्होंने बोला सर रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ अल्टीमेट कलेक्शन होना ही चाहिए. मतलब थोड़ा तो आपको श्योरेंस होना चाहिए कि पैसा आपको मिलेगा. आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा डाउटफुल नहीं देना चाहिए. एटलीस्ट यू शुड हैव रीजनेबल सर्टेनिटी कि हाँ मिल ही जाएगा, काम करूंगा तो पैसा मिल ही जाएगा. अब उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में, तो मैंने बताया कि इट इज पहले तो कंप्लीशन बेसिस पे नहीं होता, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे होता है. कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ही रेवेन्यू बुक करता हूं ऐसे नहीं चलेगा. आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे वर्क कंप्लीट होते जाएगा उसका परसेंटेज निकाल के आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के ऊपर अप्लाई करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर अप्लाई करना होता है. एंड दिस दैट्स अ वे ऑफ यू डू द अकाउंटिंग. AS7 में आप उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, अगर आपने नहीं किए होंगे तो. ICDS वगैरह जब पढ़ने के बाद जब आप AS पढ़ोगे, अकाउंटिंग पढ़ोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर फॉर्म कि वो कैसे किया जाता है, प्रोग्रेस बिलिंग. बट एक चीज के ऊपर कंफ्यूजन था और क्लैरिफिकेशन नीडेड था कि रिटेंशन मनी को क्या करेंगे, रिटेंशन मनी को इंक्लूड करेंगे कि एक्सक्लूड करेंगे, आप ही बता दो. रिटेंशन मनी को कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इंक्लूड किया जाएगा कि एक्सक्लूड किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा? सर रिटेंशन मनी को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना. रिटेंशन मनी इज द पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट. और आगे जाके अगर नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, आगे जाके अगर रिटेंशन मनी आपकी कुछ डिफॉल्ट की वजह से अगर आपको नहीं मिला, क्योंकि उसी के लिए तो रखा जाता है, वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए रखा जाता है, नहीं मिला तो फिर आप बैड डेट मार देना, ठीक है ना, बैड डेट्स मार देना. और जीएसटी में क्या करेंगे सर, जीएसटी में आपको पता ही है क्रेडिट नोट इश्यू हो जाती है, तो जीएसटी में क्रेडिट नोट इश्यू कर देना, ठीक है ना. तो वो बातें हो जाएगी. चलो आगे चलते हैं. वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट वर्क अगर होता है तो भैया कुछ एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा तो वो ऐड कर देना. लेकिन कैपेबली होना चाहिए, मनी टर्म में आपको मेजर करने आना चाहिए. कोई अगर एडिशनल काम बताए तो एडिशनल काम का एडिशनल रेवेन्यू वो तो आप ऐड कर लेना. सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होता है, तो मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ले करते हो तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, जो इनडायरेक्ट है लेकिन एट्रीब्यूटेबल है, कुछ बेसिस लॉजिकल बेसिस पे उसको अलोकेट किया जा सकता है. जैसे एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर का जो महीने का टाइम है वो 50% इस एक कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है, 50% दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है, या 60-40 होता है. 60% एक कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, 40% दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे. तो रिजनेबल बेसिस के ऊपर अलोकेशन किया जा सकता है, तो आप अलोकेट करो. एकदम ही जो जनरल कॉस्ट होती है ऑफिस के एडमिन कॉस्ट वगैरह, तो वो वहां पे हम नहीं डालते, वो हम जनरल पीएनएल को चार्ज करते हैं. फिर उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से ये 3 आइटम, कोई भी इंसिडेंटल इनकम होता है, स्क्रैप वगैरह आप सेल करते हो तो माइनस कर लेना, लेकिन 3 आइटम को आपको अलग ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा. उसको आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में भी इंक्लूड नहीं करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से रिड्यूस भी नहीं करोगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से उसको अलग रखोगे. और वो होता है इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन अराइजिंग आउट ऑफ दिस बिजनेस. जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करके रखे थे, कुछ एक्सेस मनी आई थी,
तो इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको सेपरेटली शो करना है, कैपिटल गेन भी आपको सेपरेटली टैक्स करना है। फिर ये परसेंटेज कंप्लीशन मेथड मैंने बता दिया, और परसेंटेज कैसे निकालते हो भी बताया मैंने। कॉस्ट इनकर्ड टिल दे डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, दैट इज द बेस्ट मेथड वी कैन डू। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई पॉइंट लिखे उनकी स्पेशल पॉइंट, इवेंट बेस वगैरह, तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हो। देन देयर इज अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब यहां पे जब मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ाता हूं तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा पावरफुल स्टैंडर्ड है ये? थोड़ा पावरफुल है, मतलब कैसे ना, कभी कभी ये नोशनल बेसिस पे भी प्रॉफिट बुक कर रहा है, आपको पैसे उतने नहीं भी मिले रहेंगे तभी भी बुक कर रहा है। कभी मैं तो बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में पहले से ही पैसे मिले रहते हैं, एडवांस आया रहता है, लेकिन एडवांस अगर नहीं भी आया रहेगा तभी भी परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाने के बाद, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाने के बाद, जैसे हमारे कल के एग्जांपल में 400 करोड़ आ रहा था परसेंटेज कंप्लीशन लगाने के बाद, और मान लो आपको आपके पार्टी ने खाली 280, 290, 300, 320 करोड़ ही दिया हुआ है, तभी भी हम 400 करोड़ को ही हमारा रेवेन्यू मानेंगे, इंक्लूडिंग रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी आपको मिली भी नहीं है फिर भी हम रेवेन्यू मानेंगे। थोड़ा पावरफुल नहीं है ये चीज? मतलब नॉर्मल टैक्सेबिलिटी के थोड़ा 2 कदम आगे जाता है, थोड़ा पावरफुल है। तो लोग चैलेंज करेंगे ना इसको, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोलेगा अरे ऐसे कैसे स्टैंडर्ड बोलता है, तो मैं क्या, मेरे लिए आईसीडीएस कंपलसरी है क्या, मैं थोड़ी ना क्या फॉलो करूंगा? तो आपको मैंने बता ही दिया था कि आईसीडीएस आप नहीं भी पढ़ते हो अगर, तभी भी कोई ये जो चीजें होती है कहीं ना कहीं सेक्शंस में कवर की जाती है। क्योंकि लाया क्या मयूर? गरम कर देना ना, खाली गरम करके मुझे बताना, पूरा 1 लीटर गरम करना, पानी मत ऐड करो। हाँ हाँ, आपको हमने 43 सीए किया था याद है, कैपिटल गेन के साथ, बिल्डर लाइन के लिए किया था 43 सीए 50 सी के साथ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला। ठीक है ना, तो वो 43 सीए है। उसके आगे आगे आप जाओगे ना अगर मॉड्यूल में, तो उसके अगला एक रेवेन्यू आएगा, ये देखिए ना, इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ये दिख रहा है आपको, एक सेक्शन है 43 सीबी। तो ये बोलना मेरा रह गया था लास्ट लेक्चर में, मैंने ओपन भी करके रखा था पीजीबीपी का पेज, लेकिन वो घाई घाई में रह ही गया, तो मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं है, 43 सीबी क्या बोलता है देखिए, सेक्शन 43 सीबी आपका 2 मिनट में हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। द प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और रेवेन्यू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हमने आईसीडीएस 4 में किया था। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहा है आपको, मैंने आपको लेक्चर का एग्जांपल दिया था, शेटेज का और मेरा आपका एग्जांपल दिया था कि आपका बैच 2 साल का चलेगा, तो मैं रेवेन्यू कंप्लीशन, बैच कंप्लीशन होने के ऊपर नहीं बुक करूंगा। जैसे जिस प्रीवियस ईयर में जितना परसेंटेज सिलेबस हो जाएगा उतना मुझे करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया, क्रैश कोर्स कितने दिन का बताया था मैंने आपको? मैंने आपको 60 डेज का बताया था क्रैश कोर्स। उसमें के 30 डेज करंट ईयर में होते, 30 डेज नेक्स्ट ईयर में होते हैं। तो क्या मैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर सकता हूँ? कैन आई डू द परसेंटेज कंप्लीशन मेथड? मैं कर सकता हूँ, मेरे पास चॉइस है, मेरे पास चॉइस है। लेकिन क्या मैं अगर चाहूं तो क्या मैं कंप्लीशन पे रिकॉर्ड कर सकता हूं, जस्ट बिकॉज इट इज लेस देन 30 डेज का, लेस देन 90 डेज का कॉन्ट्रैक्ट? यस, आई हैव बोथ द चॉइसेस। ठीक है ना, तो 90 डेज से ज्यादा होगा तो पीसीओएम लगाना मैंडेटरी, पीओसीएम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, मैंडेटरी हो जाता है 90 डेज के बाद, मैंडेटरी अप टू 90 डेज। आई मे हैव चॉइस। ठीक है ना, मेरे पास चॉइस है, मैं बोला तो चॉइस ही है। ठीक है ना, आई मे रिकॉर्ड द रेवेन्यू ऑन द कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने बताया था आपको। तो ये आईसीडीएस ने बोला ना, आईसीडीएस ने बोला तो हम हमेशा चैलेंज करते हैं, क्या आईसीडीएस ने बोला ना, व्हाई शुड एवरीबॉडी फॉलो आईसीडीएस? तो गवर्नमेंट ने बोलते एक काम करते, सेक्शन भी डाल देते तुम जैसे पागल लोगों के लिए, नहीं तो तुम जाके कोर्ट में फिर से बोलोगे आईसीडीएस गवर्नमेंट ने लाया, पार्लियामेंट ने नहीं लाया था, लेजिस्लेचर का इंटेंट नहीं था, ओरिजिनल लेजिस्लेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। ऐसा बहुत कुछ हुआ इसके पहले, तो अभी उन्होंने सेक्शन ही बना दिया, कुछ नया नहीं बनाया। देखो आप खाली सेक्शन पढ़ोगे, 2 मिनट का सेक्शन है। ठीक है ना, the profit and gain arising from construction contract or the service contract shall be computed on the basis of percentage completion method in accordance with the notified ICDS। बस हो गया, इतना ही है, खत्म, सेक्शन खत्म। तो उन्होंने बोला जो नोटिफाइड आईसीडीएस है ना कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें से कर लो। However, profit and gain arising from service contract shall be computed on the basis of प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड। सर कंप्लीशन मेथड फॉलो करेंगे हम, कंप्लीशन मेथड फॉलो करेंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन इज नॉट मोर देन 90 डेज है,
और अगर आपको पता ही है ना, अगर इनडिटर्मिनेबल नंबर ऑफ एक्ट्स होंगे, अगर उसमें इनडिटर्मिनेबल नंबर ऑफ एक्ट अगर होंगे, मतलब हम नहीं निकाल पा रहे कि कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, तो ऐसा भी एक लाइन आया था कि स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर हम डालेंगे। एक वर्डिंग आया था वहां पे, याद आ रहा है आपको, आईसीडीएस 4 में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अगर हमें पता नहीं चल रहा है कि परसेंटेज कितना है, तो मैंने बताया था अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 1/3 1/3 1/3 कर लो, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करेंगे। और यहाँ पे भी उन्होंने लगाया कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शैल इंक्लूड रिटेंशन मनी, रिटेंशन मनी इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शैल नॉट बी रिड्यूस बाय द इनिशियल इंसिडेंटल इनकम इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। तो आपको नहीं लग रहा जो भी आईसीडीएस में लिखा गया था वो सब कुछ सेक्शन ने बोल दिया एकदम शॉर्ट समरी में, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि आईसीडीएस में डिटेलिंग कर दिया, नहीं तो फिर आईसीडीएस का पर्पज ही खत्म हो जाता। अगर ये सेक्शन ये सब कुछ बोल देगा कि ये करो वो करो, ये डिस्क्लोजर डाल देना है, तो फिर आईसीडीएस लाने का कोई पर्पज ही नहीं होता, फिर सेक्शन ही लेकर आ जाते आप और 10, इतने पहले से 700-800 सेक्शन हम पढ़ ही रहे हैं, अब 10-12 सेक्शन और लेकर आते, फिर आईसीडीएस करके नई सीरीज लाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि 43 सीबी क्या है। तो मुझे खाली क्या बताना था कि आप जब भी आईसीडीएस 3 एंड 4 खत्म करते हो, आईसीडीएस 3 एंड 4 का जब आप रिवीजन खत्म करोगे, उसके साथ आपको 43 सीबी पढ़ लेना होता है। पढ़ लेना है मतलब खाली देख लेना है, कुछ है नहीं नया, कुछ भी नहीं, देयर इज नथिंग न्यू। नहीं भी पढ़ लोगे तो क्या होगा, इसका पेज नंबर ना बेटा, मॉड्यूल में पेज नंबर इसका 3.165 है। अगर मैं आपको 43 सीबी नहीं भी पढ़ाता तभी भी कुछ गलत हो जाता कि आपके हाथ से, आपको तो नॉलेज वही आया है ना, पूरा का पूरा नॉलेज आ गया है। तो मैंने आपको बताया था कि आप देखो जो जो आईसीडीएस से इमर्ज हुए सेक्शंस है वो हम नहीं भी पढ़ते तभी भी चल जाता है, क्योंकि आपने पहले आईसीडीएस पढ़ लिया, पहले या तो सेक्शंस पढ़ लो फिर आईसीडीएस पढ़ लो। मैं उल्टा जा रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया, मैंने पीजीबीपी स्टार्ट करने से पहले आईसीडीएस खत्म कर रहा हूं, क्योंकि जब पीजीबीपी चालू होगा, जब हम पीजीबीपी पेज वाइज पेज करेंगे, एक एक पेज हम उसका खत्म करेंगे, तब फिर ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, अचानक से ये वर्डिंग बीच में आ जाएगी आईसीडीएस की, तो मैं बोलूंगा हाँ हम आईसीडीएस में पढ़ेंगे, ये हम आईसीडीएस में पढ़ेंगे, तो वो ना लिंक नहीं बैठता, मजा नहीं आता उसमें। मैं लास्ट ईयर वैसा पढ़ाया था मैंने, कि मैंने पहले पीजीबीपी पढ़ाया फिर आईसीडीएस पढ़ाया, लेकिन फिर उसमें मुझे ना थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील होता था, हर बार ऐसा लगता था कुछ छोड़ के जा रहे हैं। तो मैंने अभी क्या करना है, मैंने पीजीबीपी चालू करने से पहले आपको आगे के सारे सेक्शंस पढ़ाने, सारी प्रोविजंस पढ़ाने जो पीजीबीपी में आएगी, फिर पीजीबीपी अपना जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको तो लॉजिक्स पहले से ही पता है पीजीबीपी के बहुत सारे। जब हम पीजीबीपी पढ़ने बैठेंगे तो यू विल फील कि हाँ ये सब कुछ तो पता ही है, रिवीजन जैसा चालू हो गया है, ऐसा आपको फील होना चाहिए। दैट्स द रीजन वी आर कवरिंग एवरीथिंग, ठीक है ना। और ये सब स्पेशल प्रोविजन है, ये नॉर्मल लोग पढ़ते नहीं है, मैं वो भी आपको बता दूं, नॉर्मल लोगों को पता भी नहीं कि पीजीबीपी में ऐसा कुछ है। ऐसे है तो रिलेटेड सेक्शन जो रहेंगे वो भी बताओ, तो बाकी हम हमारे मॉड्यूल, हम मॉड्यूल में ऐड कर दो ना, इधर मॉड्यूल आ गया रहेगा तो इधर ऐड करके रख देना ना, ये आईसीडीएस के बाजू में इधर इधर लिख देना, रेफर रीड विथ, यहाँ पे लिख देना ना रीड विथ सेक्शन 43 सीबी करके लिख दो, यहाँ पे काम ही हो जाएगा आपका, फिर दोनों जगह पे क्रॉस रेफरेंसिंग कर दो। हम्म, चलो आगे चलो। आई गेस अभी 2 स्टूडेंट जो बच गए थे वो आ गए हैं लेक्चर में, जब मैं पढ़ा रहा था तभी आ गए हैं वो। फील यहाँ पे हमने क्या बताया था, आईसीडीएस 4 का जब हम बातें की थी रेवेन्यू रिकॉग्निशन, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का तो पूरा रिवीजन हो गया, गुड्स कॉन्ट्रैक्ट का कर लेता हूँ फटाफट। गुड्स में मैंने आपको एक ही चीज समझाई थी, गुड्स का रेवेन्यू तब बुक करना होता है जब substantial risk and reward has been transferred from the seller to the buyer। सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है। सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे जैसे जो नॉर्म, अभी रिस्क एंड रिवॉर्ड मैंने वर्डिंग तो बोल दी, लेकिन जो कॉमन पार्लेंस में मुझको समझ में आता है, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड तब ट्रांसफर होता है साहब जब ओनरशिप और पोजीशन दोनों ट्रांसफर किया जाता है। आइडली, कभी कभी ऐसा नहीं होता लेकिन ये एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आइडली जब रिस्क एंड रिवॉर्ड तब ट्रांसफर होता है जब आपका ओनरशिप एंड पोजीशन दोनों चीजें जब ट्रांसफर हो जाती है, दिन से कि सब्सटेंशियल या कंप्लीट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है, तब आपको रेवेन्यू बुक करना है। बाकी सब तो ठीक है, बाकी डिविडेंड वगैरह हमने बात किया है, आप देख लीजिए। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का भी हमने 90 डेज वाला वगैरह बात कर लिया। आज की नई आईसीडीएस टेंजिबल फिक्स एसेट, इसका जो कंपैरेटिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो टेक्निकली एएस 10 होता है। तो याद रखने के लिए मुझे अच्छा हो जाता है, ये 5 का डबल करता हूं तो 10 हो जाता है, तो एएस 5 एएस 10, आईसीडीएस 5 एएस 10।
तो यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे कि टेंजिबल फिक्स एसेट का रिकॉग्निशन कैसे होगा। वैसे तो आपको पता ही है कि जब आप डेप्रिसिएशन पढ़ते हो उसी में हम एक पॉइंट कवर अप करके चलते हैं। मैं ओपन करके दिखा भी देता हूं आप लोगों को कि हम ये कहां पे पढ़ते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, जब जिन्होंने पढ़ भी लिया पहले, इस बैच में कॉम्बिनेशन है, तो डेप्रिसिएशन में हम 10 पॉइंट पढ़ते हैं। वी रिवाइड डेप्रिसिएशन इन 10 डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। तो एक जो 10वां 7th पॉइंट है, इसमें है कि भैया असेट का कॉस्ट क्या होगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन में आप जब शेड्यूल में चीजें ऐड करते हो ना, आप जब डेप्रिसिएशन निकालते हो तो आप शेड्यूल में यहाँ पे परचेस ऐड करते हो, परचेस प्राइस ऐड करते हो, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेसेस। परचेसेस में आप लेस देन 180 डेज और 180 डेज या मोर, ये वाला भी करते हो, आपको पता ही है। तो यहाँ पे जब आप एडिशन करते हो तो यहाँ पे एडिशन होता है बाय एक्चुअल कॉस्ट, बाय रेफरिंग टू द वर्ड एक्चुअल कॉस्ट, जिसको आप अकाउंट्स में ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हो, ओसी। और अकाउंट्स में भी यही होता है, अकाउंट्स में आप इसको ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हो, जिसके ऊपर आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो। वन थिंग इज फॉर श्योर, एक्चुअल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट इज नॉट अ परचेस प्राइस। परचेस प्राइस नहीं है आपकी, क्योंकि परचेस प्राइस अलग होती है। जैसे साहब आपने कोई असेट परचेस किया, ये सब अब ना ऐसे लग रहा है बच्चों को पढ़ाने जैसा हो गया, आप लोग इतने बड़े हो गए, ठीक है ना। असेट का कोई प्राइस है 2 लाख रुपए का, और उसके ऊपर आपने जीएसटी भर दिया है 36,000 का, तो आपका इनवॉइस वैल्यू हो चुका है 2,36,000 का। तो मुझे बता दीजिए भैया, आप डिप्रिसिएशन 236 पे क्लेम करोगे कि 2 लाख पे क्लेम करोगे। आप डिप्रिसिएशन कितने पे क्लेम करोगे, ये अपने असेट परचेस किया है, ठीक है ना, कोई एक असेट है, असेट की कॉस्ट है ये, ठीक है ना, कोई एक असेट परचेस किया 2 लाख का, 36,000 आपने डिप्रिसिएशन दे दिया, सॉरी जीएसटी दे दिया, और आपकी इनवॉइस वैल्यू 236, आप दुकान में पैसा देकर आए हो, आपका चेक 236 का गया है। नहीं, करने के लिए दोनों कर सकते, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड है, ऑन व्हाट लॉजिक इट इज डिपेंड, ठीक है ना। हाँ, तो अभी आपको क्या बोलना पड़ेगा कि ये 36,000 का अगर आपने सर आईटीसी लिया, ठीक है ना, तो ये इफ की बात चालू होती है। अगर आपने आईटीसी ले लिया, अगर आपने आईटीसी ले लिया, तो फिर सर कॉस्ट जो होगी वो 2 लाख रुपया होगी। और किसी रीजन से आईटीसी अगर आपको नहीं मिलता, सर आईटीसी कब नहीं मिलता, अरे भैया बहुत सारी सिचुएशन है, आप जब पढ़ोगे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ जीएसटी लॉ, तो आपको दुनिया भर के रीजन मिल जाएंगे कि कौन से जगह पे आईटीसी नहीं मिलता ना, ब्लॉक क्रेडिट हम बोलते हैं। हाँ, दूध गर्म किया, मैं बनाऊं, मैं बनाऊं चाय, ठीक। ब्लॉक क्रेडिट है। अब मान लीजिए ये व्हीकल है, आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी का क्रेडिट हम देते नहीं है, 4 व्हीलर का क्रेडिट आपको नहीं मिलता। तो अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो फिर कॉस्ट कितनी है, तो फिर कॉस्ट तो 2.36 है। तो अब 236 पे आप 2.36 पे आप ये करो। तो ये सारी बातें हो गई, बहुत ही सिंपल सी बात हो गई मेरे को। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हम परचेस प्राइस पे हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। अब मुझे बताइए, चलो मान लेता हूं कि क्रेडिट ले लिया है, क्रेडिट अवेल कर लिया, तो मेरा कॉस्ट 2 लाख रुपया हो गया। लेकिन 2 लाख मेरा परचेस प्राइस है बेटा, ठीक है ना, 2 लाख मेरा परचेस प्राइस है। लेकिन फिर इसको मैंने ट्रांसपोर्ट किया, मशीनरी को, बड़ी मशीनरी थी, ट्रांसपोर्टेशन लगाना पड़ा, लोडिंग अनलोडिंग लगाना पड़ा, उसमें मेरे 50,000 चले गए, ठीक है ना। तो मैंने भैया ये ऐड कर देना है। फिर मेरे यहाँ पे ना मशीन लाके ऐसे ही मैं रख नहीं सकता, ये कोई कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है कि मैं ऐसे लाके रख दूं, बड़ी मशीनरी है। तो मैंने यहाँ पे उसको रखने से पहले इंस्टॉलेशन करके ले लिया बहुत सारा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग वगैरह करना पड़ता है, मशीन का असेंबलिंग करना पड़ता है, इंजीनियर्स को कभी कभी बुलाना पड़ता है, उस पे मैंने 80,000 खर्चे किए, तो वो भी ऐड कर दो, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंटल कॉस्ट होती है वो आपको ऐड करनी होती है। मुझे बताओ, वेजेस जो होते हैं, वेजेस, जब मैं वेजेस बोलता हूँ, वेजेस, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेजेस रेवेन्यू है। लेकिन मैं बता रहा हूं वेजेस पेड, सुनो, वेजेस पेड ड्यूरिंग द ट्रायल रन एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम
ड्यूरिंग द ट्रायल रन का मतलब समझता है आपको, टेस्ट रन। आप अभी टेस्टिंग कर रहे हो, मशीनरी का कमर्शियल प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है, अभी आप टेस्ट रन कर रहे हो। तो वेजेस, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, वेजेस, रॉ मटेरियल एंड फैक्ट्री ओवरहेड ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड। जो ट्रायल पीरियड चालू है, अभी ट्राई एंड एरर चल रहा है। मशीनरी का कैसे है, मशीनरी, बड़ी मशीनरी लगाने के बाद डायरेक्टली पहला प्रोडक्ट ही फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता दोस्तों। तो यू हैव टू पुट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अगेन एंड अगेन टू गेट द परफेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है ना, परफेक्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो साहब ये ट्रायल रन का जो रॉ मटेरियल का खर्चा है, वेजेस का खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है, ये ट्रायल रन का खर्चा है सर। तो ये ट्रायल रन जो होता है ना, उसको भी हम कैपिटलाइज ही करते हैं। तो मान लेते हैं उसके ऊपर अपने को 20,000 रुपया खर्चा हुआ, एक्चुअली 25,000 का खर्चा हुआ था, 25,000 का खर्चा हुआ था, लेकिन 5,000 रुपया उसमें से जो ट्रायल रन में जो प्रोडक्ट बना वो स्क्रैप में बेचा जा सकता है। मतलब कचरे के डब्बे में फेंकने की जरूरत नहीं है, मेटल वगैरह उसमें यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो आपको पता ही है मेटल वगैरह तो भैया किसी भी शेप में रह जाए, स्क्रैप वैल्यू तो मिल ही जाएगी। तो मुझे ग्रॉस ट्रायल रन खर्चा तो आया था 25,000 रुपया, लेकिन 5 रुपया मुझे वो स्क्रैप वगैरह सेल करके मिल गया। तो फिर मैंने बोला नेट ट्रायल रन खर्चा ऐड कर देना ना, रेवेन्यू इसका कहां से अलग से आप बुक करोगे। तो नेट ट्रायल रन आप बुक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकवरी मान के। तो भैया ये सब बातें मुझको आपको बतानी थी। अभी इसमें आईसीडीएस 9 भी लगेगा, आईसीडीएस 9 जो आगे आएगा वो भी लगेगा। ठीक है ना, आईसीडीएस 9 में क्या है मुझे बताएंगे आप लोग। आईसीडीएस 9 में क्या होगा, आईसीडीएस 9 में है बोरोइंग कॉस्ट। क्या बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है? हाँ हाँ, A16 वही बोलता है, अगर आपका असेट क्वालिफाइंग असेट है, मतलब इट इज गोइंग टू टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड टू डेवलप एंड टू गेट रेडी टू यूज, तो फिर जो कॉस्ट आपने, जो इंटरेस्ट आपने भरा होगा प्री कमेंसमेंट पीरियड में, प्री प्री यूज में, प्रायर टू डेट ऑफ पुट टू यूज में, ठीक है ना, जो आपने इंटरेस्ट भरा होगा वो इंटरेस्ट सर कैपिटल नेचर का होता है, और वो कैपिटल नेचर का इंटरेस्ट उसको कैपिटलाइज किया जाता है। तो ये बोरोइंग कॉस्ट की बात हम करेंगे आगे जाके, करते अभी नहीं करते। यहाँ पे और एक मुझे बात करनी है कि जरूरी नहीं कि हर एक चीज ऐड होती जाए। मुझे बताइए, गवर्नमेंट ने मुझे इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए ₹1,00,000 की सब्सिडी दे दी, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल गए मुझको। हाँ, गवर्नमेंट ने क्या दिए, कुछ ग्रांट्स दे दिए मुझको। तो ग्रांट्स तो यार मशीनरी स्पेसिफिक है, असेट स्पेसिफिक है। हाँ, तो जब मशीनरी स्पेसिफिक होंगे ग्रांट्स, जो असेट स्पेसिफिक ग्रांट्स अगर होंगे, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमें लेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कोई भी कॉस्ट अगर किसी थर्ड पार्टी ने फंड की है तो उसको आपको लेस करना पड़ता है, नेट ऑफ करना पड़ता है। तो दिस इज हाउ इट इज। तो आप लोग प्लीज इसको जरा देख लीजिए। मैं आपको एक बार ये, हम जब डिप्रिसिएशन वगैरह जब हम पढ़ना चालू करेंगे तो हम फिर से एक बार देख लेंगे, लेकिन प्लीज जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पैरा जो मैंने आपकी स्क्रीन पे रखा हुआ है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है। ये डिप्रिसिएशन में लिखा हुआ है, हम फिर इसका ही बेस पकड़ के हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट द आईसीडीएस, दिस आईसीडीएस 5 टेंजिबल असेट। ठीक है ना, प्लीज गो थ्रू दिस। ओके, आप लोग ये एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मेट आपने देख लिया। सब्सिडी वगैरह या कोई भी अदर पार्टी अगर आपको, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था वगैरह कोई भी अगर आपको पैसा देती है फॉर एनी रीजन, अगर आप, एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट मतलब सर आपके पॉकेट में से जो गया, जो जो पेन आपने लिया हुआ है वो असेट को जनरेट करने के लिए, एक्चुअल में वही होता है। फिर उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। बाकी ये 10,000 रुपए का तो आपको क्लॉज पता ही है, पीजीबीपी का बहुत कॉमन क्लॉज है। 10,000 के ऊपर का अगर आप खर्चा करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर होने दो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने दो, इट हैज टू बी मेड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस और अदर प्रिस्क्राइब मोड। अगर आप वो नहीं करते तो कंप्लीट खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाता है। तो देर आर लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन हियर दैट वी विल गो थ्रू लेटर ऑन, लेकिन मैं अभी जो काम के है खाली वही बता रहा हूं आपको।
कि सर साहब देखो, अगर ये आईसीडीएस यहाँ पे गलत होता है, यहाँ पे रेफरेंस गलत दिया गया है, ये 9 है आईसीडीएस यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रायर टू डेट ऑफ पुट टू यूज अगर होगा तो साहब उसको कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा। और ये भी आईसीडीएस का ही है, गवर्नमेंट सब्सिडी का, गवर्नमेंट ग्रांट का जो आईसीडीएस है, हमारे यहाँ पे आईसीडीएस 7 हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। सब्सिडी एंड ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट रेड्यूस फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट करना है, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिप्रिसिएशन में लिखा है, बस वही अभी आईसीडीएस में जाके पढ़ना है हमें कि आईसीडीएस और क्या क्या एडिशनल बातें क्या बोलता है। जनरल नॉलेज वाली बातें या सेक्शंस की तो बातें हमें पता है ना, व्हाट ऑल आईसीडीएस सेज, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इन आईसीडीएस 5 tangible fixed asset. इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ द टैंजिबल फिक्स एसेट। चलो ठीक है, टैंजिबल फिक्स एसेट का उन्होंने मतलब बता दिया। टैंजिबल फिक्स एसेट मींस tangible fixed asset is an asset being land, building, machinery, plant, furniture held with an intention of being used. ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन ऑफ बीइंग यूज, नॉट एज अ सेल। भैया आपने जो असेट परचेज किया है, आप मारुति मोटर्स नहीं हो, ठीक है ना, आप टाटा मोटर्स नहीं हो, ठीक है ना, मारुति सुजुकी नहीं हो। मतलब क्या, आपने जो व्हीकल, काही खालची चावी इथे आहे, ही बघा, ही वाली खालच्या फ्लोरची ना, त्या फ्लोरची ती आहे आणि ही खालच्या फ्लोरची। आपने असेट सेल करने के लिए नहीं लिया है, एसआईटी। अगर मुझे बताओ, आपके लिए अगर जो असेट है, आप फर्नीचर के डीलर हो, फर्नीचर के बहुत बड़े व्यापारी हो, तो फर्नीचर तो आपके लिए एसआईटी हो जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा। हाँ, आप बिल्डर हो साहब, रियल एस्टेट हो, हाँ बहुत बड़े बिल्डर हो आप, तो आपके लिए जो बिल्डिंग है वो एसआईटी बन जाएगा। सॉरी, आपके लिए बिल्डिंग जो है वो एसआईटी बन जाएगा। अब मुझको आपको क्या पूछना है, बिल्डर हो, मोटर मैन्युफैक्चरर हो, इनके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो उनके लिए आईसीडीएस 5 लगेगा क्या? जरा लॉजिकली आप मुझे बताओ। अगर किसी के लिए, अगर ये सब जो नॉर्मल लोगों के लिए फिक्स असेट होते हैं, उसके डीलर के लिए वो एसआईटी होंगे, तो मेरे लिए प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट है। लेकिन जो प्लांट एंड मशीनरी बना रहा है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में जो है डील कर रहा है यार, उसके लिए तो स्टॉक इन ट्रेड है। तो वो क्यों नहीं, लॉजिक भी बताओ ना। आपने नो तो बोल दिया सबने, लॉजिक बताओ। एसआईटी अगर होगा, अगर ये स्टॉक होगा, तो आईसीडीएस 5 नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? या कोई और आईसीडीएस लगेगा क्या? अगर ये नहीं लगेगा तो हाँ, आईसीडीएस 2 लगेगा। उसका वैल्यूएशन आईसीडीएस 2 में दिया है ना, इन्वेंट्री बोलते हैं ना उसको हम, स्टॉक इन ट्रेड को हम इन्वेंट्री बोल देते हैं। तो स्टॉक इन ट्रेड को इन्वेंट्री जब बोलते हो तो आईसीडीएस 2 लग जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट हेल्ड फॉर सेल, नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब वो एसआईटी नहीं है। तो यहां से मैं माइनस एसआईटी कर देता हूं, एसआईटी को एप्लीकेबल नहीं होता। अब किसी ने क्या बोला कि जो स्टैंड बाय इक्विपमेंट होते हैं उनका क्या करेंगे? स्टैंड बाय इक्विपमेंट मतलब क्या होता है? अब कल मैं आपको, कल में मैंने यहाँ पे क्या किया था, क्या डाउट है क्या? डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा डिप्रिसिएशन। आईसीडीएस 2 में गया तो डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कैपिटलाइज होता ही नहीं ना वो, उसको तो आप स्टॉक इन ट्रेड में ही रखते हो, फिक्स एसेट में रखते ही नहीं हो। तो कल मैं मशीनरी के यहाँ पे अपने साइट पे काम कर रहा था, तो जो पोकलैंड होता है, जेसीबी जो होता है, उसके अंदर का कुछ जो कंपोनेंट होता है टूट गया, ठीक है ना। कुछ नट बोल्ट्स होते हैं जो टूट गए, जिसके, क्योंकि वो काम करता है तो टूटता है, दिस इज वेरी कॉमन। तो उन्होंने इमीडिएटली क्या किया, उतरे, मशीन चालू किया और मशीन को वो डिसमेंटल करके फिर उन्होंने नए नट बोल्ट डाल दिए अंदर। एक दो घंटे का टाइम वेस्ट हो गया वहां पे उसमें, लेकिन उनके पास पहले से ही थे। तो उस कंपोनेंट्स को बोला जाता है स्टैंड बाय इक्विपमेंट। स्टैंड बाय इक्विपमेंट का मतलब होता है कि हमें पता होता है कि कौन सा पार्ट है जो उड़ता है, ठीक है ना, खराब होता है। मशीनरी में कोई पार्ट होता है जो कभी भी स्पार्क की वजह से, एक्स्ट्रा हीटिंग की वजह से खराब होता है। एवरी बिजनेसमैन नोस कि हाँ, मेरे मशीनरी में का ये वाला पार्ट बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, तो वो एडिशनली 2-3 लेके रखता है, तो दैट इज स्टैंड बाय इक्विपमेंट। अब स्टैंड बाय इक्विपमेंट यूज में है क्या? हाँ, यूज में है क्या? स्टैंड बाय इक्विपमेंट यूज में है क्या? इन्वेंट्री में इंटरेस्ट ऐड होगा, यस यस अवधुत, यू विल अंडरस्टैंड दैट इन AS2। AS2 में आपको पढ़ाया जाएगा। वाइन वगैरह होता है ना, वाइन को कभी कभी 2-2, 3-3, अवधुत का क्वेश्चन ये है कि सर इन्वेंट्री ने अगर लॉन्ग टर्म ले लिया, मतलब सब्सटेंशियल पीरियड ले लिया, तो क्या इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट हो सकता है? मतलब उसने इस भाषा में पूछा है मुझे, क्या इन्वेंट्री विल बी बिकम
क्वालिफाइंग एसेट मीनिंग देयर बाय ही वांटेड टू से, अगर उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट भरा होगा तो कैन इट बी कैपिटलाइज नहीं बोल सकता, कैन इट बी एडेड टू द इन्वेंटरी कॉस्ट? तो आंसर इज यस, इट कैन बी एडेड टू द इन्वेंटरी कॉस्ट। लेकिन वैसा अगर आप करते हो तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी नॉर्मल लोगों से थोड़ी अलग है, तो आपको उसका डिस्क्लोजर प्रॉपर देना पड़ेगा कि आपकी इन्वेंट्री जो वो यूनिक है। लोगों की इन्वेंट्री यूजुअली एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जनरेट होती है। हाँ, लेकिन आप बिल्डर हो, अपनी बिल्डिंग बनाना चालू किया है, तो डेफिनेटली यू कैन ऐड टू द इन्वेंट्री वैल्यू ना। चलो आगे चलता हूं। तो ये यूज नहीं हुआ है, मेरा जो स्टैंड बाय इक्विपमेंट वो यूज नहीं हुआ है। तो यूज का मुझे मतलब आपको समझाना है, जब मैं पीजीबीपी पढ़ाऊंगा आपको, तो यूज ना खाली एक्टिव यूज नहीं होता, यूज पैसिव यूज भी होता है। पैसिव यूज का मतलब क्या होता है? पैसिव यूज मतलब अगर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होगा, अगर हमारे यहाँ पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगा होगा, हमने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगा के रखा है बिल्डिंग में, तो यूज कब होगा? फायर फाइटिंग इक्विपमेंट तो तब यूज होगा ना जब आग लगेगी तब। फैक्ट्री में आग ही नहीं लगी तो मुझको क्या डेप्रिसिएशन नहीं दोगे आप? मुझे कैपिटलाइज करने नहीं दोगे, मुझे आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं दोगे क्योंकि यूज नहीं हो रहा है करके बोले, देना पड़ेगा ना आपको। पावर बैकअप फैसिलिटी लगा के रखी है मैंने, डीजल जनरेटर लगा के रखा है फैक्ट्री में। डीजल जनरेटर तो तभी यूज होगा ना भाई, भाई जब लाइट चली जाएगी, लाइट गई नहीं तो, लाइट गई नहीं तो इस साल तभी भी मिलेगा, क्योंकि ना यूज जो होता है ना पैसिव यूज भी होता है। तो उन्होंने भी यहाँ पे भी स्टैंडर्ड ने भी ना क्लियर करके रख दिया कि भैया कि मिलेगा आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, कोई टेंशन मत लो। स्टैंड बाय इक्विपमेंट को आप कैपिटलाइज कर सकते हो, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे स्पेयर पार्ट होते हैं, नट बोल्ट वगैरह होते हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं, डाई होती है जो 15-15 दिन में खराब होती है, तो वो क्या, वो मुझे नहीं लग रहा कि कंज्यूमेबल्स को आप, ग्रीस होता है ठीक है ना, कंज्यूमेबल्स को आपको कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि उसको आप डायरेक्टली राइट ऑफ भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप एक्सपेंस आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट आर टू बी कैपिटलाइज। मशीनरी स्पेयर, अभी सर्विसिंग इक्विपमेंट मतलब क्या, जैसे कभी कभी ना मशीन चलाने के लिए मोटर भी रखी जाती है, ठीक है ना, मेन मशीन चालू करने के लिए ताकत लगती है, तो वो बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रेशर ना आए हमारे इसके ऊपर, क्या बोलते हैं ना, पावर सिस्टम के ऊपर। तो उसके लिए हम लोग एक डीजल मोटर रखेंगे, तो पहले मशीनरी को हम फ्लो में लेकर आएंगे, फिर हम लोग उसको शिफ्ट कर देंगे। ऐसा कभी कभी सर्विसिंग इक्विपमेंट भी होता है। तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट आर टू बी कैपिटलाइज। मशीनरी स्पेयर शाल बी चार्ज टू द रेवेन्यू एज एंड वेन कंज्यूम। तो बोलता है स्पेयर पार्ट जो रहते हैं ना, छोटे मोटे स्पेयर पार्ट जो मैंने बताया आपको, नट बोल्ट वगैरह होते हैं या ग्रीस वगैरह होता है, वो डायरेक्टली बोलता है जब यूज करेंगे ना, डायरेक्टली उसको रेवेन्यू को चार्ज कर दीजिए। रेवेन्यू को चार्ज कर दीजिए मतलब उसको कैपिटलाइज मत करिए आप, क्योंकि उसका कोई ऐसा एंड्यूरिंग बेनिफिट नहीं है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है उसमें, ठीक है ना। उसका जो बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म में माना जाता है। When such space can be used only in the connection with an item of a tangible fixed asset and their use is expected to be irregular, अगर कोई ऐसा स्पेयर है जिसका यूज इरेगुलर है, मतलब रोज के रोज यूज नहीं होता, तब आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो अगेन ये डिसीजन लेनी पड़ेगी आपको कि कौन सा स्पेयर कैपिटलाइज होना चाहिए और कौन सा स्पेयर कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने जैसे बताया, छोटी मोटी वायरिंग अगर आपने चेंज कर दी, छोटे मोटे नट बोल्ट चेंज कर दिए, ग्रीसिंग कर दिया, ऑयलिंग कर दिया, तो ये स्पेयर जो होते हैं, ये भैया इसको तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के उसी साल में खत्म कर दो। लेकिन अगर बैटरी आपने चेंज कर दी है, जो स्पेयर पार्ट ही है, मेन कोई तो कंपोनेंट है जो लगाने के बाद आपको पता है 2 साल अभी ये चलेगा, इरेगुलर यूज है उसका, रेगुलर यूज नहीं है, मतलब क्या हो कि नॉन रिकरिंग खर्चा आपके भाषा में, तो भैया उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो। चलो आगे चलते, इतना कुछ काम का नहीं था वो, डिस्कशन कर दिया हमने, लिखा है तो कर दिया, लेकिन इतना ये नहीं है। कंपोनेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट, और ये मेरा पढ़ा के हो गया आपको, क्योंकि वो मैंने डिप्रिसिएशन में भी आपको मैंने बता दिया कि ये रीड विथ क्या करना था आपको, रीड विथ सेक्शन 32 भी आप लिख सकते हो, डिप्रिसिएशन में हम पढ़ने वाले, या तो सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 का डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट acquired, the actual cost of an acquired tangible asset shall comprises purchase price, purchase price तो होगा ही है, import duties अगर भरा होगा तो import duties भी, लेकिन आपको पता है ना import duty में IGST भी होता है, कस्टम के साथ IGST भी दिया जाता है। वो मोटर चालू किया, थैंक यू। कस्टम ड्यूटी में IGST भी होता है, IGST का क्रेडिट मिलेगा, जिसका क्रेडिट मिलता है वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता, लेकिन कस्टम ड्यूटी का कोई क्रेडिट नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। कस्टम ड्यूटी का आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल सकता है बाद में,
अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो, लेकिन क्रेडिट ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो भैया वो आईजीएसटी ऐड हो जाएगा। अदर टैक्सेस एक्सक्लूडिंग दोज, देखो उन्होंने क्लियरली लिखा है एक्सक्लूडिंग दोज सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल, मतलब जिसका भैया आपको क्रेडिट मिलेगा या रिफंड मिलेगा वो आप मत कीजिए यहाँ पे इंक्लूड। any directly attributable expenditure and making of the asset ready for its intended use, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग चार्जेस, सब कुछ उसमें ऐड करना है। एनी ट्रेड डिस्काउंट, अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा या एनी रिबेट मिला होगा, मतलब किसी थर्ड पार्टी ने आपका फंडिंग कर दिया, जो सप्लायर है उसने परचेस प्राइस कम कर दी, shall be deducted in arriving the actual cost। चलो ठीक है, ये भी हो गया। The cost of tangible fixed asset may undergo changes subsequent to its acquisition or construction on account of, बताइए सर। बोलता है कि आपने जो इनिशियल रिकॉग्निशन किया था ना वो आगे जाके चेंज भी हो सकता है। उसका एक कॉमन एग्जांपल, अभी हम अगली स्टैंडर्ड में जाने ही वाले हैं, लेकिन उसका भी आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं। आपने जब असेट अक्वायर किया, आपने जब असेट अक्वायर किया तो आपने $10,000 का किया, फॉरेन करेंसी में आपने अक्वायर किया $10,000 में। जब अक्वायर किया तब डॉलर का रेट 80 रुपीज था। जब अक्वायर किया, जब आप इनवॉइस लेकर आए, पैसे पे नहीं किए, अभी आपने परचेस किया, आपने खाली जस्ट, तो $10,000 का इनवॉइस आया, आपने जाके देखा गूगल पे कि भैया आज का रेट क्या चालू है, तो डॉलर का रेट 80 रुपीज था। तो आपने क्या किया, 10,000 लिया इंटू 80 रुपीज, आपने बोला भैया ये तो 8 लाख के रुपए में, 8 लाख रुपीज में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 8 लाख रुपीज में ये एसेट रिकॉर्ड होगा आपके बुक में। लेकिन फिर आपने आगे जाके इसका पेमेंट किया, लेकिन जब पेमेंट किया तो पेमेंट तो आपको $10,000 ही करना था, उसमें तो कोई छूट नहीं, क्योंकि सामने वाली पार्टी को तो डॉलर चाहिए ना, तो ये पेमेंट होने वाला है। लेकिन भैया यहाँ पे पेमेंट जब आपने किया तो 82 रुपीज के हिसाब से किया, तो आपको $2 पर डॉलर लॉस हुआ है। आपको समझ रहा है ना, आपको पेमेंट करना था, आपको $2 पर डॉलर लॉस हुआ है। रुपीज में बात करेंगे तो आपको $20,000 का लॉस हुआ है, क्योंकि आपको अभी 8,20,000 देना पड़ रहा है उसको रुपीज में। तो ये जो $20,000 आपने एक्स्ट्रा पे किया, इसका मैं क्या करूं, फॉरेन एक्सचेंज लॉस है ये मेरा, इसको फॉरेक्स लॉस बोला जाता है। ये मेरा लॉस किसकी वजह से हुआ, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज की वजह से हुआ। ये जो लॉस है ये प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से जो हुआ लॉस है, क्या मैं पीएनएल को डेबिट करूं? मतलब क्या है, मेरा रेवेन्यू लॉस है कि कैपिटल लॉस है, मैं वो पूछ रहा हूं। कैपिटल लॉस है। तो आप इतने महान अकाउंटेंट, तो मुझे बताइए प्लीज, आप क्या करोगे इस 20,000 को, आप क्या करोगे? आपने असेट को ऑलरेडी 8 लाख रुपीज पे रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो ये असेट की वैल्यू में ऐड होगा। तो ये फॉरेक्स लॉस जो होगा ना, वो असेट की वैल्यू में ऐड होगा। असेट को हम डेबिट करेंगे भैया और इस लॉस को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो ये असेट की वैल्यू में ही ऐड होगा। ये कहां पे लिखा गया है, ये आईसीडीएस में ही बोला गया, आईसीडीएस 8 में लिखा गया भैया, ठीक है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज के आईसीडीएस में ये लिखा ही गया है, हम लोग अभी जाके बात करने ही वाले हैं। तो क्या इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद भी असेट का जो कॉस्ट है क्या वो चेंज होता है? हाँ जी होता है ना। प्राइस एडजस्टमेंट, चेंजेस इन द ड्यूटीज एंड सिमिलर फैक्टर, कभी कभी आपका जो वेंडर है वो भी प्राइस चेंज करवा देता है। डेबिट नोट आ जाता है आपके यहाँ पे, हाँ डेबिट नोट आ गया तो आपको समझ में आता है कि डेबिट नोट आने के बाद क्या हो गया, आपके असेट का वैल्यू, जीएसटी का डेबिट नोट में बात कर रहा हूँ। डेबिट नोट आने के बाद आपको समझ रहा है कि सामने वाले ने आपको डेबिट नोट इश्यू किया, मतलब वो एडिशनल प्राइस आपसे मांग रहा है, क्योंकि आपने कुछ वेरिएशन कराए रहेंगे असेट में, ओरिजिनल इनवॉइस में वो प्राइस कवर नहीं हुई थी, तो प्राइस एडजस्टमेंट किया है, ड्यूटीज वगैरह चेंज हो गया। अभी उसने ओरिजिनली 18% ड्यूटी लगाया था, बाद में बोलता है अरे अरे सॉरी सर 18% ड्यूटी नहीं है, वो 28% का है। हाँ 28% का क्लासिफिकेशन में जाना चाहिए, तो 28% का क्लासिफिकेशन होगा, और उसका आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, उसके कॉस्ट में ऐड कर दोगे, ठीक है ना। और एक्सचेंज फ्लक्चुएशन स्पेसिफाइड इन आईसीडीएस एंड इफेक्ट इन चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो ये मैंने बता दिया। हाँ लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जब मैंने असेट मंगाया था तो मैंने कुछ कॉल्स किए थे, मैंने टेलीफोन, तो मेरा इस महीने का टेलीफोन का जो बिल होगा वो मैं ऐड करूंगा इसमें असेट की कॉस्ट में। हमने मीटिंग ली थी,
बोर्ड मीटिंग ली थी, बोर्ड मीटिंग में हमने डिस्कस किया था कि हम कौन सा असेट परचेस करेंगे, तो उस बोर्ड मीटिंग का जो खर्चा होगा वो जो है वो मैं असेट के कॉस्ट में ऐड करूंगा। ये आपको नहीं लग रहा थोड़ा वेग होते जा रहा है, थोड़ा ज्यादा ही लंबा, मतलब वो रिलेटेड है लेकिन को थोड़ा ज्यादा ही लंबा खींचा जा रहा है, मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ये इनडायरेक्ट खर्चा लग रहा है। तो इन्होंने बोला जो एडमिनिस्ट्रेशन या अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके, हाँ, वो ऑफिस के एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं वो आप ना नहीं कर सकते, कॉस्ट में ऐड मत कीजिए, वो आप डायरेक्टली पीएनएल को डेबिट कर दीजिए। अच्छा, पीएनएल को डेबिट करना मतलब मेरी भाषा में आप समझिए, मैं तो अकाउंट्स पढ़ा नहीं रहा हूं आपको। पीएनएल को डेबिट करना मतलब आप प्लीज समझ लीजिए, या तो आपको सेक्शन 36 डिडक्शन दे देगा या तो आपको सेक्शन 37 डिडक्शन दे देगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में 37 ही डिडक्शन देने वाला है। मतलब एक्सपेंस बुक करना है हमें, डिडक्शन 100% डिडक्शन हमें इसी साल में बुक करना है जिस साल में हमने वो एक्सपेंस किया होगा, ठीक है ना, जनरल डिडक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर चार्जेस, जनरल ओवरहेड एक्सपेंसेस आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द tangible fixed asset if they do not relate to the specific tangible fixed asset। तो इन्होंने बोला हाँ एकदम स्पेसिफिकली होगा तो आप ऐड करो, लेकिन अगर डायरेक्ट रिलेशन आप स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो तो आप हटा दो उसको, ठीक है ना। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टार्टअप, ये देखो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टार्टअप एंड कमिश्निंग द प्रोजेक्ट, ओहो प्रोजेक्ट चालू करने के लिए जो खर्चा किया, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन शाल बी कैपिटलाइज। एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन कर रहे थे आप देख रहे थे कि मैंने अगर इस बॉटल का शेप का बॉटल बनाना है तो जरूरी कि डायरेक्टली मेरा पहला ही प्रोडक्ट, ये पहला ही जो मैं ट्राई करूंगा वही सक्सेसफुल हो जाएगा। आई माइट रन 300 ट्रायल्स, ठीक है ना, 300-400 ट्रायल में रन करूंगा, तो उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो गया, उसमें जो लेबर चार्जेस लगे, फैक्ट्री ओवरहेड लगे, जो अदरवाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं अभी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे एंड इट विल बी कैपिटलाइज टू द वैल्यू ऑफ द असेट। प्लीज अंडरस्टैंड करो इसको, ठीक है ना। आगे चलता हूं। पाणी नाही ना सांगितले चालू करायला। अब उन्होंने क्या बोला, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड टेंजिबल फिक्स असेट। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड टेंजिबल फिक्स असेट जो होता है उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे सर? कोई नहीं, बहुत ही सिंपल है, आसान है। जो एक्चुअल कॉस्ट है सेम प्रिंसिपल अप्लाई करो, उन्होंने बोला है। हाँ, अब हमारा क्या होता है कि हम बिल्डिंग, देखो ऑफिस ऑफिस बिल्डिंग बनाने के दो रास्ते होते हैं ना, या तो आप बना बनाया बिल्डिंग जाके परचेस करो, तो परचेस प्राइस जो होगा वो आपकी कॉस्ट हो जाएगी। अब हमने चूज किया कि नहीं यार, हमारे हिसाब से हमको ऑफिस नहीं मिल रहा है, जिस फैशन में जिस पैटर्न में हमको ऑफिस चाहिए उस पैटर्न में हमें ऑफिस कहीं मिल ही नहीं रहा है, रेडीमेड में तो मिलता ही नहीं है, तो कैसे कैसे करके हम एडजस्ट करते हैं दूसरे बिल्डिंग्स में। तो हमने क्या किया, अभी डिसाइड किया खुद ही हम लैंड लेके हम खुद ही हमारा ऑफिस बनाएंगे। तो अभी ये तो असेट था, ये परचेस था, इसका कैपिटलाइजेशन बहुत आसान होता है। अभी मुझे बताइए, अब हमारे यहाँ पे लैंड है, लैंड को हमने परचेस किया, लैंड परचेस करके हम उसके ऊपर ऑफिस बना रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा इसमें भी जितने भी मैं खर्चे करूंगा, कल मैंने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए हैं, ठीक है ना, सैंड वाले को, तो सैंड आई तो सैंड का तो खर्चा कैपिटलाइज करना ही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी मुझे कैपिटलाइज करने पड़ेंगे। ये लेबर ने जिन्होंने अनलोडिंग किया वो लेबर भी मुझे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अब मुझे सारे खर्चों का हिसाब रखना पड़ेगा, आप समझ रहे हो ना। अब डायरेक्ट नहीं है, सीमेंट का हिसाब रखना पड़ेगा, स्टील कितना यूज हो गया, ये इंजीनियर को कितना पे किया है, गवर्नमेंट अप्रूवल निकालने के लिए कितना पे किया है, वाटर कितना यूज होगा, सबका हिसाब रखना पड़ेगा, और सबका हिसाब रख रख के हमको उसकी कॉस्ट बनानी पड़ेगी, बिल्टअप करना पड़ेगा। जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाता, यस बहुत बढ़िया यश, जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाता, पुट टू यूज नहीं हो जाता, तब तक का सारा एक्सपेंसेस 100% एक्सपेंसेस कैपिटलाइज करना पड़ेगा, वो आपको पता ही है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन that relate directly to the specific tangible asset and the cost that attributable to the construction activity in general can be allocated to the specific tangible asset and shall be included in the actual cost. Any internal profit shall be eliminated. अच्छा, internal profit क्या होता है? internal profit के लिए आपको costing अगेन आना चाहिए। आपने सुना होगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 ऐसा कुछ तो होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस 1 में आप जब इसका पीएनएल बनाते थे प्रोसेस 1 का, ठीक है ना, तो आपको पता है रॉ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड यहाँ पे जाता है, ये डेबिट करते थे आप लोग, रॉ मटेरियल ओवरहेड लेबर, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप डेबिट करते हो,
और फैक्ट प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होता है वो प्रोसेस 2 का क्या बन जाएगा, ये जो यहाँ का आउटपुट है यहाँ पे प्रोसेस 2 में ये क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग आपने किया हुआ है, अभी इसका नाम रॉ मटेरियल नहीं है, अभी इसका नाम WIP रखा जाता है क्योंकि ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे लेबर लगेंगे, फिर यहाँ पे ओवरहेड लगेंगे, फिर यहाँ पे मटेरियल भी लग सकता है और इसका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, फिर इसका आउटपुट निकलेगा, इसका आउटपुट निकलेगा, इसका आउटपुट निकलेगा, तो प्रोसेस 3 का क्या बन जाएगा, ये इनपुट बन जाएगा, प्रोसेस 3 का इनपुट बन जाएगा। यहां से यहां जो गया वो भी WIP है, ये WIP2 बोल देते, इसको WIP1 बोल देते। फिर से यहाँ पे लेबर लगेंगे, ओवरहेड लगेंगे, और यहां से ये अभी सेल होगा, यहां से सेल होगा। तो प्रॉफिट कौन से प्रोसेस में आपको दिखेगा हमेशा, मुझे बताइए। प्रॉफिट कौन से प्रोसेस में बुक होगा हमेशा, 3 में। लेकिन क्या प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का कोई रोल नहीं है प्रॉफिट कमाने में। द प्रॉफिट विच इज मेड बाय प्रोसेस 3, नहीं, दोनों का रोल है। तो एक तो प्रोसेस कॉस्टिंग में मेथड होता है कॉस्ट मेथड, कि यहां से जब यहां पे शिफ्ट होगा तो आप कॉस्ट बेसिस पे शिफ्ट करोगे, ठीक है ना। और दूसरा एक होता है कि आप मार्कअप ऐड कर देते हो, प्रॉफिट ऐड कर देते हो, ठीक है ना। हर प्रोसेस बोलता है मैं मेरा 20% मार्जिन ऐड करेगा, ये भी बोलता है मैं मेरा 30% 25% मार्जिन ऐड करेगा, ओके। तो ये बोलते हैं कि अगर आप मार्केट से अगर ये WIP खरीदते तो कितने पे, WIP1 मार्केट में कितना मिलता है उतने प्राइस पे हम बुक करेंगे। ये भी बोलता है WIP2 अगर आप मार्केट से खरीदते या जॉब बुक देके बाहर से बनवाते तो कितने में मिलता आपको, उतना ही हम चार्ज करेंगे। तो हमने अगर कम में बनाया है मार्केट से, अगर हमने कम में बनाया तो हमें भी पता चलना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। तो यहां से यहां जो प्रॉफिट चार्ज किया गया है ये तो नोशनल प्रॉफिट है ना, मतलब इस आइटम का वैल्यू 1000 रुपया था, लेकिन आप जब ट्रांसफर करते हो तो इसमें 200 रुपया ऐड करके 1200 रुपए में करते हो, तो यहाँ पे इंटरनल प्रॉफिट बुक हो गया ना 200 रुपया। तो इसकी जब वैल्यूएशन की जाएगी, फिर वो इन्वेंट्री की हो या फिक्स असेट की हो, तो इंटरनल प्रॉफिट जो बुक किए होंगे वो तो एलिमिनेट करने पड़ेंगे ना। इंटरनल प्रॉफिट को एलिमिनेट करके आपको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, बस ये बात करनी थी मुझे, और कुछ नहीं सर। हाँ, क्योंकि वो नोशनल है, वो तो वही नहीं, तो आप इसको 1200 रुपया, ये प्रोसेस तो बोल नहीं सकता कि मेरा कॉस्ट 1200 रुपया है। अभी बोलेगा प्रोसेस कॉस्टिंग में बोलेगा, लेकिन अकाउंटिंग में या इनकम टैक्स में नहीं बोलेगा, समझ में आ रहा है ना। अकाउंट या इनकम टैक्स में जब ये आएगा तो बोलेगा कि अरे यार नहीं नहीं, ये एक्चुअली इसकी कॉस्ट 1000 रुपया ही है, वो तो हमने अकाउंटिंग के लिए हमारे प्रोसेस में प्रॉफिट अलोकेट करने के लिए हमने वो 1200 रुपया किया था। रियल प्रॉफिट, रियल कॉस्ट जो है वो आपको निकालनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं। क्या सर असेट नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन से खरीदा जा सकता है। बहुत बार आपको पता है क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जब हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, जैसे पकड़ लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए, और मैंने बोला यार चलो यार कल्याण में भी हम लोग एक ब्रांच ओपन कर देते हैं अपनी अपनी मुंबई में, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ऑफिस नहीं है, और आप भी बोलते हो सर मैं नई फर्म कहाँ से चालू करूंगा, मैं नई फर्म चालू करूंगा, सक्सेस तक पहुंचते पहुंचते सर मेरे को 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि कोई भी CA फर्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना 10 साल लगते हैं, 10 years। मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है ना। हमारे 8 साल हुए हैं, सक्सेसफुल नहीं है मतलब वी आर डूइंग वेरी गुड, लेकिन जो सक्सेस सक्सेस होता है ना, मतलब जो विजिबल सक्सेस होता है कि दिखता है कि आपका खुद का ऑफिस है, आपकी अच्छी व्हीकल है, आपका अच्छा स्टाफ है, वेल ट्रेन स्टाफ है, आपकी इंटरनल पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आपके क्लाइंट आपको अभी छोड़ के नहीं जाते, क्लाइंट फिक्स हो गए आपके, ठीक है। वॉक इन क्लाइंट्स आते हैं, अभी आपको मार्केटिंग में नेटवर्किंग में ज्यादा इफेक्ट नहीं डालना पड़ता है। मतलब धंधे की जो 80% चीजें हैं वो एस्टैब्लिश है, आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज करोगे, सॉफ्टवेयर का आपका ट्रेनिंग हो चुका है, आपके स्टाफ का ट्रेनिंग हो चुका है, हायरार्की बन चुकी है ऑफिस में, ठीक है ना। आपके पास आपके बाद काम करने के लिए आपके जैसे काम करने वाले 5-6 लोग रेडी हो चुके हैं, उसके नीचे, ठीक है ना, सीनियर मैनेजर्स रेडी हो चुके हैं, उसके नीचे 3 ईयर आर्टिकल्स है, 2 ईयर आर्टिकल है, 1 ईयर आर्टिकल है, ठीक है ना। और फिर ऑफिस बॉय है या नॉर्मल बीकॉम वगैरह वाले लोग हैं, वो भी सब आपको जो मतलब जैसा आपको स्टाफ है, सब सब कुछ अपनी जगह पे है। ऐसा बनाने के लिए 10 साल लगते हैं सर, 10 years। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट ऑडिट्स, बैंक ऑडिट्स,
अभी हम कोऑपरेटिव ऑडिट का इम्पैनलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे आपका पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाता है कि आपको 5 से 10 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आपको बड़ा कोई काम मिलता है, नहीं तो बड़ा काम भी नहीं मिलता मार्केट में। तो विथ ऑल दोस कंसिडरेशन आई एम सेइंग कि 10 साल तो लगते हैं एक फर्म बनाने के लिए, ठीक है ना। हमारे अभी 2 साल और है, और इस 2 साल में मैं अच्छे से अच्छा ये फर्म का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। और डेफिनेटली मैंने आपको इसके पहले भी बोला, आज फिर भी बोलता हूँ कि अगर ये मतलब खाली एग्जांपल नहीं है, जेन्युइनली अगर आप हमको ज्वाइन करना चाहते हो तो यू मे ज्वाइन अस एज अ पार्टनर। पहले एज एन एम्प्लॉय एंड देन एज अ पार्टनर आपको काम करना पड़ेगा, सिस्टम समझना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिस में आना चाहते हो तो ये हो गया प्रैक्टिकल की बातें। लेकिन आप जब ज्वाइन करोगे तो ये फर्म बनी बनाई होगी, इस फर्म की कुछ वैल्यू होगी, और आपको पता ही है जब आओगे तो आपसे कैपिटल और गुडविल दोनों मांगा जाएगा एज एडमिशन। जब आपको इक्विटी पार्टनरशिप ऑफर की जाएगी, ठीक है ना, डे वन पे नहीं की जाती किसी को भी इक्विटी पार्टनरशिप ऑफर। तो आप जब कंपनी के साथ काम करते हो, दिखाते हो कि यस यू आर अ रियली वैल्यूएबल एसेट, क्योंकि अभी 11 पार्टनर हमारे ऑलरेडी 11 पार्टनर्स आर देयर, और अभी हम इक्विटी पार्टनर जब ऐड करना चाहेंगे इसके आगे, तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि कितना डाइल्यूट होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा इक्विटी पार्टनर हम ऐड करते हैं, हमारा इंडिविजुअली जो शेयर होता है प्रॉफिट शेयरिंग का या फर्म के वैल्यूएशन में, वो कम होते जाता है। आपने शार्क टैंक वगैरह देखा होगा, तो वो जूता वगैरह बेचने वाले लोग भी रहते हैं, अंडरवेयर बेचने वाले लोग भी होते हैं, वो भी 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया लेके जा रहे हैं फॉर 1% एंड 2% स्टेक, ठीक है ना, इन द कंपनी। तो ये तो फिर भी यार बनी बनाई सीए फर्म है, इसका बिजनेस स्टैब्लिश है, प्रोसेस स्टैब्लिश है, नाम है मार्केट में, गुडविल है, सब कुछ हो चुका है। एलिजिबल फॉर सीएनएजी ऑडिट, एलिजिबल फॉर बैंक ऑडिट, एलिजिबल फॉर कोऑपरेटिव ऑडिट। तो बहुत सारी चीजें जो हम ऑलरेडी करते हैं, जो छोटी मोटी फर्म नहीं कर सकती, क्योंकि इस सबके लिए बड़ी फर्म ही लगती है। और बड़ी फर्म बनाना इतना आसान नहीं है, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं बना रहा हूं, मैं चला रहा हूं, तो मुझे पता है कि कितना पेन वो झेलना पड़ता है ये बड़ी फर्म बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली बाय एडिंग द पार्टनर इज अ वेरी पेनफुल थिंग। तो हम आपको बोलेंगे एक काम करो, आप 2 करोड़ रुपया लेकर आओ, 2 करोड़ रुपए का आपका गुडविल और वो सब बनता है, आप लेकर आइए। अब मुझे बताइए 2 करोड़ रुपए आप कहाँ से लाओगे? हाँ, कहाँ आपके पास इतने पैसे होते हैं? 2 करोड़ रुपए जितना पैसा आप नहीं लेकर आओगे। तो आप बोलोगे सर एक काम करता हूं, मुझे आप इक्विटी तो दे दो, ठीक है ना, लेकिन फर्म को मैं मेरी असेट दे देता हूं। मेरे पास ना एक घर है, ऑफिस है, ठीक है ना, उसमें हम लोग यहाँ पे ब्रांच रन करेंगे, आई विल मेक इट एज अ फर्म्स असेट। तो आपने असेट ट्रांसफर किया, तो फर्म के बुक में असेट आया ना रे, और तुझको तो कैपिटल मिल गया। अब ये पार्टनरशिप फर्म का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इट कैन बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आल्सो। तो या तो पार्टनरशिप देंगे या तो इक्विटी देंगे। तो दिस इज वन एग्जांपल विच इज वेरी प्रैक्टिकल, विच इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, कि लोगों के पास धंधा करने के लिए पैसा नहीं होता, तो अपना वो असेट लाते हो, फर्म का असेट बना देते हैं, और उसके ऊपर आपको अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी, उसका वैल्यूएशन सीखना पड़ेगा कि ये कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है ना। देख लेते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे आगे जब लॉ में जाएंगे हम, इनकम टैक्स में आपको कैपिटल गेन का भी एक सेक्शन अपना पढ़ना बाकी है ना, सेक्शन 45 सब सेक्शन 4, 3 and 4 बाकी है हमारा, ठीक है ना। सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 पार्टनरशिप फर्म का हमने बाकी रखा हुआ है कैपिटल गेन में, तो वहां पे भी यही सब बातें मैं करूंगा जो भी कर रहा हूं। कभी कभी एक्सचेंज ऑफ असेट भी होता है, ठीक है ना, कभी कभी एक्सचेंज ऑफ असेट भी होता है। मेरे पास ज्वेलरी है, ऐसा भी एक एग्जांपल ले लो, और आपके यहाँ से मुझे प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, तो आप मुझे प्लांट एंड मशीनरी दे दो, बदले में मैं आपको ज्वेलरी दे दूंगा। तो साहब कभी कभी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन से भी क्या होता है, असेट परचेस होता है। इक्विटी इज वेरी कॉमन फॉर्म, आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना, वेरी कॉमन फॉर्म। किसी पता नहीं अमेजोन में हुआ था कि किसी एक एमएनसी में ऐसा हुआ था कि इनिशियल ऑफिस जो उनका था, उसको पेंट कराने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है ना। जो शुरू शुरू में, जो आज बहुत बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह जैसी बहुत बड़ी कंपनी है, तो शुरू शुरू में उनके पास उसको पेंट कराने के लिए पैसे भी नहीं थे, बिल्डिंग पेंट कराने के लिए पैसे नहीं थे, साहब सोचो आप, ठीक है। तो जो पेंटर कॉन्ट्रैक्टर था, जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसको वो पेंटिंग करने का था, ठीक है ना, फेसबुक में हुआ है क्या? ओके। तो पेंटिंग कराने का भी उसमें पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसको शेयर्स दे दिए, ठीक है ना, और शेयर्स के बदले में उन्होंने वो पेंटिंग करा के ले लिया। तभी वो कंपनी नॉन मतलब फेमस था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, उसका वैल्यूएशन कुछ था ही नहीं, कुछ शेयर दे देंगे, 1000 शेयर्स ले लो भैया,
और आप काम करो। ऐसे बहुत बार हुआ है, ठीक है ना। गोदरेज में भी ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, ये टाटा वगैरह की केसेस में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। हमारी जो बहुत बड़े क्लाइंट है, आपको पता है जो कि मैं आपको बताते रहता हूँ कि वहां पे भी ऐसे लोग हैं, उन्होंने भी ऐसे कंपनीज के काम किया, वो फर्नीचर में है, ठीक है ना। तो उन्होंने भी किसी कंपनीज का 1980s में 1990 में काम किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने कंपनीज को फर्नीचर सप्लाई किया था, और बदले में उनको कंपनी से पैसे, पूरे पैसे नहीं मिले थे, बदले में शेयर्स मिले थे। तभी कंपनीज बहुत छोटी हुआ करती थी, शेयर्स की वैल्यू बहुत कम हुआ करती थी, आज उनकी वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ करोड़ हो चुकी है, ठीक है ना। तो भैया वो अलग ही लेवल का रहता है। तो कभी भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज, कभी कभी अभी स्टार्टअप का इंडिया में कल्चर चालू हो चुका है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट बन के जब मार्केट में भी आओगे, और अगर आप किसी स्टार्टअप के साथ काम करने वाले, कोई स्टार्टअप कंसल्टेंसी करने वाले हो, स्टार्टअप एडवाइजरी करने वाले हो, स्टार्टअप के साथ आप काम करने वाले हो, ठीक है ना। हम्म, तो क्या होगा कि स्टार्टअप के साथ जब आप काम करने जाओगे, स्टार्टअप के साथ जब आप काम करने बैठोगे, तो स्टार्टअप के पास ना बताने के लिए सब कुछ होता है। उनके पास बहुत अच्छी आइडिया होती है, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल होता है, कमिटेड फाउंडर्स होते हैं, स्टाफ अच्छा होता है। यू नो दैट दिस विल गो सक्सेसफुल, बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी इंडिया में बहुत अभी कंट्रोवर्शियल डिस्कशन चालू है कि 17 आवर्स, वो नारायण मूर्ति सर ने बोल दिया कि 70 आवर्स का वीक होना चाहिए अगर इंडिया को हमें प्रोग्रेसिव कंट्री बनाना है, सच में डेवलप नेशन बनाना है। तो पीपल आर वर्किंग, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि भैया ये जो है कि सैटरडे संडे जो है वो छुट्टी होनी चाहिए, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होना चाहिए, वो भी फ्राइडे जो है वो कैजुअल डे होना चाहिए और हाफ डे होना चाहिए। मतलब कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन ही कर रहे लोग। कोई कोई तो बोल रहे हैं फ्राइडे भी छुट्टी ही दे दो। हाँ, तो ऐसा चालू है, नहीं सच में चालू है, मतलब वी आर नॉट किडिंग। देश में बहुत सारे लोग हैं जो छुट्टी के पीछे पड़े हैं अभी। हाँ, काम खत्म ही नहीं होगा वो तो छोड़ दे, मतलब लोग, अरे कैसे, उनकी मेंटालिटी क्या हो गई, मुझे मतलब इट इज द मेंटालिटी ऑफ सिकनेस, कि क्या आपको करना है, 2 दिन 2 दिन मतलब, अरे भैया आप क्या करोगे छुट्टी लेके, मुझे वो तो बताओ। आप यंग हो, लाइक आई टोटली अग्री विद, मतलब अभी इसमें क्या है ना, लोगों ने साइट्स लेना चालू कर दिया है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस फाउंडर्स नाउ। एक जो है जो 70, नारायण मूर्ति सर ने जब बोला कि मिनिमम 70 आवर्स इन वीक काम करना है, तो बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया कि बिजनेसमैन लाइक नारायण मूर्ति, somebody who has built the Infosys, he is saying that, ठीक है ना। तो यार मेरे एंगल से तो ये सेंसिबल है, इन्फोसिस जितनी बड़ी कंपनी बनानी, जिसने बनाई है वो बता रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि यस ऐसा करना ही चाहिए। तो बहुत सारे स्टार्टअप के, बड़े बड़े स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न हो चुके हैं, ठीक है ना, जो यूनिकॉर्न्स हो सके, उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने फेवर किया कि हाँ करना ही चाहिए। ओला ने किया, क्रेड वालों ने किया, जेएसडब्ल्यू ने किया, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों ने फेवर किया, लेकिन कुछ लोगों ने अपोज भी किया। कुछ लोगों ने बोला अरे ऐसे कैसे चलेगा, somebody said कि आप 70 आवर्स का काम कराते हो, पगार आप 40 आवर्स का देते हो, दैट इज नॉट फाइन। फिर वर्क लाइफ बैलेंस का क्या करेंगे, मेंटल स्ट्रेस का क्या करेंगे, स्ट्रेस क्या लेना है, काम करना है यार, तुमको पैसा मिलता है काम करने का, नालायक लोगों, तुमको स्ट्रेस क्यों आना चाहिए। हाँ, तो 70 आवर्स का जो कॉन्सेप्ट था, तो उसकी वाइफ ने भी, सुधा मूर्ति ने भी कमेंट किया कि ही सेड दैट बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज वर्किंग 80 to 90 आवर्स इन अ वीक। एंड फिर किसी ने बोला कि भैया 80-90 छोड़ दो, मेरा तो 120-130 क्रॉस हो रहा है, लाइक मैक्सिमम टाइम वी आर वर्किंग ओनली। तो ये जो 70 प्लस वाले लोग जो है ना, 70 आवर्स प्लस वाले जो लोग हैं, इधर गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह आ रही है, ठीक है ना, गवर्नमेंट कंपनी, टीचर्स, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आती है, फिर बहुत बड़ी कॉर्पोरेट्स, बहुत बड़ी एमएनसीज, ठीक है ना, जिनको भी जरूरत नहीं कुछ नया करने का यार, उन्होंने सब कुछ करके रखा हुआ है, दे आर इन करोड्स। और ये अभी क्या हो गया ना, ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जो ये 4 वीक कल्चर, 4 वीक वर्किंग कल्चर वगैरह लेकर आ रही है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर लेकर आ रही है, सुनर और लेटर इनकी प्रोडक्टिविटी कम होने वाली है, आपको पता ही है।
एम्प्लॉय को 3 दिन छुट्टी, तो आप एम्प्लॉय को आप टेक्निकली आलसी बना रहे हो, उसकी प्रोडक्टिविटी खा रहे हो आप। तो वो कंपनी आज नहीं तो कल गिरना चालू हो जाएंगी, सैचुरेट होके गिरना चालू हो जाएंगी। अभी इधर बात हो रही है कि 70+ जो काम करेंगे ना, वो कंपनी ग्रो होने वाली है। तो ये स्टार्टअप वाली कंपनी है यूजुअली, यहाँ पे जो है स्टार्टअप और एमएसएमई यहाँ पे काम करते हैं। हम तो यार ना स्टार्टअप है ना एमएसएमई, हम उनसे भी नीचे आते हैं, ठीक है ना। हमारा वैल्यूएशन अभी करोड़ों में नहीं गया हुआ है। तो मुझे तो लग रहा है हमको तो 90 आवर्स इन वीक काम करना चाहिए मिनिमम, और हम कर भी रहे। 365 डेज काम करते हैं। सुबह 7 बजे से पहले हम उठ के काम करना चालू कर देते हैं, रात को 9-9, 10-10 बजे तक काम करते हैं। तो दिन का हमारा 12 से 15 घंटा ऑन एन एवरेज हो जाता है। दिन का 12-15 घंटा होता है, तो अगर मैं 15 का भी एवरेज पकड़ता हूँ और 7 दिन अगर हम काम करते हैं, तो 105 घंटे हमारे ऑन, 105 नहीं पकड़ते, चलो 100 घंटे तो हमारे अभी इस मोमेंट पे हो रहे हैं। एज अ मोमेंट वी आर वर्किंग 100 आवर्स इन अ वीक ऑन एन एवरेज। आप समझिए, नॉट ओनली मी, मेरी कंपनी का हर एक बंदा जो सीनियर लेवल पे आ चुका है, वी आर वर्किंग 100 आवर्स इन अ वीक। एंड विद दैट कॉन्फिडेंस आई एम टेलिंग यू कि आने वाले 2 साल के बाद अगर हम ऐसा ही काम करते रहेंगे, तो आने वाले 2 साल के बाद जो मैं बता रहा हूं ना कि जो सक्सेस सक्सेस जैसा दिखता है कि हाँ ये 10 साल पुरानी फर्म बन चुकी है या 10 साल पुरानी एंटिटी बन चुकी है, वो दिखना चालू हो जाएगी आपको। तो दैट इज स्टार्टअप कल्चर। तो स्टार्टअप कल्चर का जब आप काम करते हो, तो शायद ऐसा होगा, क्योंकि आप अभी मार्केट में लॉन्च होने वाले हो एग्जाम पास होने के बाद, तो आपको स्टार्टअप वाले लोग बोलेंगे कि सर आपका सर्विस बहुत अच्छा है, हमें आपकी कंसल्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके वैल्यूएशन से लेके फंडिंग उठाने तक हमें बहुत ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है उसमें, कंपनी सेक्रेटरीज का भी रोल बहुत ज्यादा होता है उसमें। लॉट ऑफ थिंग्स हैज टू बी डन, और आप हमारे लिए सब कुछ करके दे रहे हो, हम आपकी फी अफोर्ड नहीं करते सर। तो आप उनका काम करोगे कि नहीं करोगे, मुझे बताओ। स्टार्टअप आपको पैसे नहीं दे पा रहा है, दे डोंट हैव मनी टू गिव यू। हाँ, जब फंडिंग राउंड वगैरह आएगा तब दे देंगे, लेकिन शुरू शुरू में कहां से देंगे? शुरू तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन से होता है ना रे। बिल्कुल, यश क्या बता रहा है देखो, कि साहब पैसे नहीं देंगे तभी भी मैं आपका काम करता हूं, लेकिन फ्री में मत करो। उनको बोलो साहब 1% क्यों ना हो, मुझे स्टेक दे दीजिए कंपनी में। हाँ, 1% क्यों ना हो, मुझे आप स्टेक दे दीजिए कंपनी में। 1% शेयर भी अगर आप दे देते हो, तो उसके लिए आपको खाली वो देखना पड़ेगा, ऑडिटर डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में। अगर आप कंपनी बना एलएलपी बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लो, 50% मांग लो हाँ, और वैसा भी किया जा सकता है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी लिया जा सकता है, 40%, 30% भी लिया जा सकता है, लेकिन फिर अपने नाम पे नहीं लेने का, वो आपको उतना अक्कल है। हाँ, किसी और के नाम पे लेने का, फिर कोई एंटिटी बनाने का और उसके नाम पे लेने का, जिसमें आप शेयर होल्डर नहीं हो, वो आप उतना झोल आप कर लोगे, मुझे पता है। लेकिन आप ऑडिटर हो तो आप डिस्क्वालीफाई भी नहीं होनी चाहिए, या तो चुपचाप आप ऑडिटर किसी और को अपॉइंट करो, यू बिकम द कंसल्टेंट। वैसे भी ऑडिट में कहां पैसा रखा है? हाँ, डू यू रियली थिंक कि ऑडिट में अभी भी पैसा है? हाँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं, जीरो नहीं है, लेकिन उतना नहीं है ना जितना कंसल्टेंसी में है, वैल्यूएशंस में है, मर्जर एक्विजिशन में है, उतना तो ऑडिट में नहीं है। तो बहुत सारी सीए फर्म अभी ना ऑडिट वगैरह करती नहीं है, तो उसमें साला रिस्क ज्यादा, ऊपर से उसके मगजमारी, उसके डेट्स याद रखो, ये ड्यू डेट वो ड्यू डेट। तो ज्यादा तो नहीं होता उसमें। तो ऑडिटर कभी कभी आप बाहर की फर्म रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंसल्टेंट बन जाओ, एक्सक्लूसिव कंसल्टेंट बन जाओ, तो एथिकल रिक्वायरमेंट भी कवर हो जाएगी। तो आपको अगर कोई फर्म आके बोलती है हम आपको 2% स्टेक देंगे, लेकिन आप हमारा कंसल्टेंसी का काम करो, तो आप करोगे कि नहीं करोगे? मुझे खाली इतना पूछना था बस। अभी उस कंपनी का कोई वैल्यू नहीं है, अभी तो यार स्टार्टअप है वो। तो करना, प्लीज करना। मैं बता रहा हूं आपको, मुझे मुझे सच में नहीं पता कि आपको फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को फायदा होगा जो यंगस्टर्स अभी बिजनेस में आ रहे हैं, उनको आपका फायदा होना चाहिए, आपके गाइडेंस की वजह से उनका कंपनी ग्रो होना चाहिए, एंड दे शुड फील प्राउड दैट दे आर हैविंग यू एज देयर कृष्णा। ठीक है ना। अगर स्टार्टअप चलाना उनका महाभारत है, तो तुम उस महाभारत के कृष्ण तुम बनो, ठीक है ना। तुम उनको रास्ते दिखाओ कि यहाँ पे जाना चाहिए, ये करना चाहिए, अभी ये नहीं करना चाहिए, ये राउंड अभी लेना चाहिए, ये इन्वेस्टर आपको चुना लगाएगा, ये देखो ऐसे उसकी जो बातें चल रही है। तो यू हैव द मोर सेंसेस, कमर्शियल सेंसेस आपके पास ज्यादा होते हैं। तो मैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ कभी कभी बैठता हूँ, उनके बेटे बेटी मेरे एज के हैं, ठीक है ना। लेकिन जब मैं मीटिंग में बैठता हूँ, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन जब हमें लेते हैं कि इस पार्टी से इन्वेस्टमेंट लेना है कि नहीं लेना है,
तो आई यूज माई ऑल सेंसेस, अभी तक का जो मेरा स्पिरिचुअल नॉलेज है, मेरा पर्सनल पर्सन को इवेल्युएट करने का नॉलेज है, नॉट ओनली फाइनेंशियल स्किल्स, आई यूज एवरीथिंग एंड आई इवेल्युएट द पर्सन जो एज ए इन्वेस्टर हमारी कंपनी में आने वाला है या मेरे किसी क्लाइंट के कंपनी में आने वाला है। एंड दैट्स द रीजन द क्लाइंट फील वेरी सेफ विथ मी कि यार राम को लेके जाते हैं, वो मीटिंग में बैठेगा, बात करेगा, 4 सवाल पूछेगा तो सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं है वो पता चलता है। क्योंकि मार्केट में फेक इन्वेस्टर्स भी ज्यादा घूम रहे हैं, मार्केट में टेक ओवर करने वाले जो ये है शिकारी लोग हैं, ठीक है ना, हंटर हम बोलते हैं, वो लोग भी घूम रहे हैं। तो आपके कंपनी में गलत गलत अगर इन्वेस्टर आ गया तो कंपनी खा के चले जाएगा आपकी, ठीक है ना। तो हम वैसा नहीं चाहते, हम जेन्युइन लोग चाहते हैं। तो यस, आप लोगों का रोल बहुत ज्यादा है, आप लोग स्टेक ले लीजिए और प्लीज काम कीजिए, किसी को भी ना मत कीजिए, खास करके स्टार्टअप को आप पैसे के लिए रुलाओ मत। हाँ, एमएसएमई है, बड़ी कंपनी है, आप हक से पैसा कमाओ, ठीक है ना। तो मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपके अगर 100 क्लाइंट है तो 100 के 100 स्टार्टअप होने चाहिए, 100 में क्या आपके 25 क्लाइंट स्टार्टअप हो सकते हैं जिनको आपको बिना पैसे का आप उनके लिए काम कर सकते हो या कम पैसे के लिए काम कर सकते हो। स्टेक देने के लिए भी रेडी नहीं है साहब, ठीक है ना। वो बोलते नहीं सर स्टेक भी नहीं देंगे आपको और पैसे भी नहीं देंगे, ठीक है ना, स्टेक भी नहीं देंगे, पैसे भी नहीं देंगे। मैं बता रहा हूँ फिर भी काम करो, स्टेक ले तो करो ही करो, ऐसा बोल के करो कि सर अभी मत दो, अभी 1-2 साल मत दो, जब आपका चल जाएगा तब दे देना, फ्यूचर में मिलेगा। तो चलेंगे तो मिलेगा, नहीं चलेंगे तो नहीं मिलेगा। आप भी थोड़ी रिस्क ले लो ना, धंधे में आए हो तो। मैं तो करता हूँ, मेरे तो 2-3 ऐसी कंपनी, मैंने उनको फोन करके बोला, कंप्लायंस के पैसे भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, ऑडिट फी तो भरना ही पड़ता है ना कंपनी बनाने के बाद। मैंने उनको फोन करके बोला साहब 1 रुपया मत दो मुझे फी, ठीक है ना, मुझे आप 1 रुपया फी मत दो, आपके पास पैसे नहीं है ना, आप फी मत दो, लेकिन कंप्लायंस करा लो प्लीज, आप कंप्लायंस को अवॉइड मत कीजिए। तो बोलते सर ऐसे कैसे, फिर हमको अनकंफर्टेबल लगता है, आपको पैसे नहीं देंगे तो कैसे काम होगा हमारा। मैं बोला काम पूरा कर दूंगा आपको, आपको अभी पैसे नहीं देने, और जब आपका स्टार्टअप चलना चालू हो जाएगा मैं हक से आपसे आपसे मांगूंगा, तब आप ना भी नहीं भूलोगे। तो ऐसे बात करके कर लो यार, थोड़ा स्टार्टअप को मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टार्टअप को थोड़ा हेल्प करो। आप लोगों का हेल्प उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका भगवान हिसाब रखता है, ऊपर किधर तो होता है, एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से आप कमा लोगे, उतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो वेन टेंजिबल फिक्स एसेट इज अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट, तो वैल्यूएशन कैसे होगा फिर, द फेयर वैल्यू करना पड़ेगा भैया, फिर फेयर वैल्यूएशन एफएमयू लानी पड़ेगी आपको अभी, क्योंकि आपके पास वैल्यू है ही नहीं। ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट सो अक्वायर्ड शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट, तो एसेट आपने जो अक्वायर किया है उसकी आपको फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के उसको आप कैपिटलाइज कर दीजिए, मतलब उसके ऊपर डिप्रिसिएशन वगैरह आप क्लेम कर सकते हो। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज द अमाउंट फॉर विच दैट एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन द नॉलेजेबल विलिंग पार्टी एट आर्म्स लेंथ प्राइस। तो फेयर मार्केट वैल्यू मतलब ऐसे नहीं कि रिलेटेड पार्टी के पास जाके आप प्राइस निकाल के लेकर आओगे, बड़ा प्राइस निकाल के लेकर आओगे, जो इसको कप मेथड बोला जाता है, पता है ना आपको, ट्रांसफर प्राइसिंग में कप मेथड बोला जाता है, उसको ही आर्म्स लेंथ प्राइस बोलते हैं हम लोग। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, आर्म्स लेंथ प्राइस का सबसे कॉमन मेथड होता है कप मेथड, CUP, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस। कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब वो यूनिट जो आपने परचेस किया वो सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अनकंट्रोल मतलब आपका रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो उसको आर्म्स लेंथ प्राइस बोला जाता है, वो भी देख लेंगे हम। When tangible fixed assets are acquired in exchange of shares and other securities, the fair market value of tangible fixed assets shall be its actual cost, ठीक है ना। तो शेयर्स वगैरह भी देके आपने खरीदा होगा तभी भी ये एफएमई लेना पड़ता है। सर इंप्रूवमेंट वगैरह का क्या करेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया जब मैंने आईसीडीएस का डिस्कशन किया था। आईसीडीएस का डिस्कशन जब मैंने किया था तो रिपेयर 2 टाइप के होते हैं, रिपेयर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक रिपेयर ऐसे होता है, दिस इज द इंस्टॉल कैपेसिटी, ये जो लाइन मैंने की है ना इसको इंस्टॉल कैपेसिटी बोलते हैं। मशीनरी का जब मशीनरी आप इंस्टॉल करते हो तो उसकी कैपेसिटी कम होते जाती है, कम होते जाती है, धीरे धीरे उसका जो आउटपुट देने का लेवल होता है वो कम होते जाता है। ये जब कम होते रहता है, ठीक है ना, मुझे बताइए प्लीज, ये जो लेवल जब कम होते रहता है तो यहाँ पे आके आपको रिवर्स मेंटेनेंस करना पड़ता है ना, मशीनरी यहाँ पे आप मेंटेन करोगे ना। अरे लेवल कम हो रहा है तो क्या देखते थोड़ी ना क्या रहोगे, आपका आउटपुट कम होते जा रहा है, दिस इज इंस्टॉल कैपेसिटी। मतलब यहाँ पे पकड़ लीजिए 4000 यूनिट पर डे बनने थे, अभी आप आ चुके हो 3000 यूनिट पर डे पे, तो आप देखते थोड़ी ना क्या रहोगे, आप उसको रिपेयर करोगे ना, कुछ कंपोनेंट रिप्लेस करना होगा तो रिप्लेस करोगे, मेंटेन करोगे प्रॉपर्टी को, और मेंटेन करने के बाद फिर से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मुझे नहीं लगता 4000 पे जाएगी, लेकिन 3800 3700 तक जाएगी, फिर गिरना चालू होगा, फिर रिपेयर करोगे, फिर बढ़ जाएगी, फिर मिलना चालू होगा, या ऐसा नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो ऐसे बढ़ेगी, वो गलत बन गया था।
बढ़ती है तो ऐसे बढ़ती है, फिर गिरना चालू होगा, फिर बढ़ेगी, फिर गिरना चालू होगा, फिर बढ़ेगी, फिर गिरना चालू होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? ये जो रिपेयर आप करा रहे हो इस पीरियड में, इनको हम रेवेन्यू रिपेयर बोलते हैं। इज इट क्लियर? इसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू रिपेयर। ये जो रिपेयर आप बार बार करा रहे हो यहाँ पे, इसको रेवेन्यू रिपेयर बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 यूनिट की थी और वो धीरे 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 जाके कम हो गई और आपने रिपेयर मारा यहाँ पे और उसके वजह से झुक करके कैपेसिटी बढ़ गई, 8000 यूनिट की हो गई, तो ये तो आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है ना। तो ये वाला जो रिपेयर आपने यहाँ पे मारा, इसको हम रेवेन्यू रिपेयर बोलेंगे कि कैपिटल रिपेयर बोलेंगे? ये कैपिटल रिपेयर बोलेंगे ना इसको। और कैपिटल रिपेयर को आपको एक्सपेंस आउट करना चाहिए कि कॉस्ट में ऐड करना चाहिए? कैपिटल रिपेयर को कैपिटलाइज करना चाहिए ना। तो हमने लॉ में भी वही लिखा है, हमने सेक्शंस में भी वही लिखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। सेक्शन 30 क्या बोलता है, देखिए आप। सेक्शन 30 क्या बोलता है? रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, टैक्सेस, बाकी बाद में करेंगे, ठीक है ना। अभी खाली इसके ऊपर ध्यान दो आप। आईसीडीएस में खाली इसका रेफरेंस आया, रिपेयर्स का। किसका सर? हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं सर। कौन सी बिल्डिंग? जो बिल्डिंग बिजनेस में यूज होती है, ठीक है ना। जो बिजनेस की बिल्डिंग नहीं है उसकी तो बात ही मत करो मेरे से। अब आपने रिपेयर किया सर, रिपेयर दो टाइप के रिपेयर होते हैं। करंट रिपेयर मतलब रेवेन्यू रिपेयर। रेवेन्यू मतलब साहब ये विद इन द कैपेसिटी है, रिपेयर करने के बाद कैपेसिटी उधर ही है, विद इन द कैपेसिटी, ओरिजिनल कैपेसिटी में ही है, ठीक है ना। मशीनरी आपकी कैपेसिटी तोड़ के बाहर नहीं गई। और कैपिटल रिपेयर मतलब बियॉन्ड कैपेसिटी, इसकी लाइफ ही चेंज कर दी आपने। बियॉन्ड कैपेसिटी, आपने इसकी लाइफ ही बदल दी। पहले लगता था बिल्डिंग में टाइल्स पुराना था, आपने निकाल के नया टाइल्स बांध दिया, या आपने इंप्रूवमेंट किया। पहले 2 माले की बिल्डिंग थी, अभी आपने और एक माला बांध दिया उसके ऊपर, ठीक है ना, और एक फ्लोर आपने चढ़ा दिया, तो कैपेसिटी बढ़ा दी। तो इन्होंने बोला इसको कैपिटल रिपेयर बोलते हैं। और कैपिटल रिपेयर का आपको यहाँ पे एज अ डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो क्या करेंगे साहब? तो करेंगे कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ द असेट एंड क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। ऐसा सेक्शन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। सर ये बिल्डिंग की बात हो गई। अब प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर की बात यहाँ पे नीचे की गई है, सेम बात लिखी गई है। प्लांट, रिपेयर, मशीनरी की भी बात उन्होंने वही की कि साहब उसका डिडक्शन नहीं मिलता डायरेक्टली, उसको आपको कैपिटल रिपेयर बोल के कैपिटलाइज करना पड़ता है, देन यू हैव टू क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन दैट। ऐसा पीजीबीपी में लिखा हुआ है। तो पीजीबीपी अगर आपका कवर हो जाता तो ये पॉइंट कवर हो जाता, मुझे यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस करनी है, ठीक है ना। आईसीडीएस नहीं भी होता तभी भी हम वही करने वाले थे, लेकिन आईसीडीएस आने की वजह से क्या हो गया, ज्यादा क्लैरिटी आ गई बस। और आईसीडीएस आने की वजह से ये करेगा कौन, ये देखेगा कौन कि ये सच में ऐसा किया है कि नहीं किया है, ये कौन वाउच कौन करेगा, इसको ध्यान कौन देगा, मुझे वो बताओ। इसके ऊपर ध्यान कौन देगा कि ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सीए करेगा, बिल्कुल यश, ठीक है ना। कौन सा सीए? आपका टैक्स ऑडिटर करेगा ना। अरे भैया आपका टैक्स ऑडिटर करेगा। तो टैक्स ऑडिटर कहां पे करेगा, कहां पे लिखेगा कि ये यही हुआ है कि नहीं हुआ है? उसको लिखने के लिए कितना जगह तो दो। तो उन्होंने जगह दी आईसीडीएस में। आईसीडीएस का जो 3CD का डिस्क्लोजर जाएगा, ठीक है ना, उसमें उन्होंने बोला कि ऑडिटर साहब देखो हमने लॉ तो बना दिया है, लेकिन लॉ का इंप्लीमेंटेशन हमारे हाथ में नहीं है। आप टैक्स ऑडिटर बन के जाते हो, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो आईसीडीएस में लिखा गया है उस पे आप कमेंट करो कि वैसे ही किया है कि कुछ नया किया गया है या कुछ अलग किया गया है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीजेस द फ्यूचर बेनिफिट, देखो क्या बोलता है, दैट इंक्रीजेस द फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग असेट बियॉन्ड इट्स प्रीवियसली असेस्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज एडेड टू द एक्चुअल कॉस्ट। आई होप ये लाइन एकदम क्लियर है। हाँ, स्टैंडर्ड कैपेसिटी तोड़ के आप चले गए, यहाँ पे छोटा सा वो बना भी देता हूं आपके लिए मैं। हाँ, ये आपकी स्टैंडर्ड कैपेसिटी थी, दिस इज स्टैंडर्ड कैपेसिटी। आपने रिपेयर मारा, रिपेयर मारने से आपकी कैपेसिटी बढ़ गई, तो ये रिवाइज कैपेसिटी है। तो रिवाइज कैपेसिटी इज बियॉन्ड द स्टैंडर्ड कैपेसिटी, इसलिए आपका ये कैपिटलाइज होगा। द कॉस्ट ऑफ द एडिशनल और एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेंजिबल एसेट व्हिच इज कैपिटल नेचर which become the integral part of the existing tangible asset is to be added to this actual cost. Any addition or extension which is a separate identity, अगर ये asset का आपने addition ऐसा किया कि उसकी identity अलग है, तो भैया आप उसको अलग asset, separate asset करके रिकॉर्ड करो। हाँ, अगर separate identity नहीं होगी, जैसे आपने अलग से फ्लोर बना दिया,
तो एक फ्लोर की अलग आइडेंटिटी हो सकती है, आप उसको अलग असेट करके रिकॉर्ड करो, लेकिन एग्जिस्टिंग असेट का ही आपने टाइल्स वगैरह चेंज कर दिए तो आप उसकी वैल्यूएशन में ऐड कर दीजिए। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल असेट इन द स्पेशल केसेस देख लेते हैं। व्हेन पर्सन ओन्स टेंजिबल फिक्स्ड असेट जॉइंटली विद अदर्स, द प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, accumulated depreciation, written down value is grouped together with a similar fully owned tangible asset. आपका जॉइंट असेट भी होगा तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू लेना है। तो अगर कोई बिल्डिंग है जिसमें आपका 40% ओनरशिप है और बिल्डिंग का टोटल वैल्यू 10 करोड़ है, तो आपके बुक में आप खाली 4 करोड़ ही बुक करोगे। Where several assets are purchased for consolidated price, the consideration shall be apportioned to the वेरियस असेट ऑन द फेयर बेसिस। अभी इसका तो आपको वैल्यूएशन मैंने बता ही दिया, अपना बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का चैप्टर हो चुका है, आपको पता ही है। लमसम वो इसमें नहीं क्या होता, स्लम सेल या अमालगमेशन में आप लमसम प्राइस के लिए टोटल असेट ही परचेस करके लेकर आते हो ना। ठीक है ना, पूरा का पूरा असेट लेते आओ, तो उसका तो वहां पे डेप्रिशिएबल का कैसे वैल्यूएशन होगा वगैरह वहां पे ही लिखा गया है। अपोर्शन आपको प्रोपोर्शनेट वैल्यूएशन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई भी सिचुएशन में 4-5 असेट अगर आप साथ में परचेस करते हो फॉर द सिंगल प्राइस और आपके लिए असेट ये अलग अलग है, आप उसको अलग अलग रिकॉर्ड करने हैं, तो आप एक लॉजिकल बेसिस पे उसकी कॉस्ट को अलोकेट कर दीजिए, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। दैट्स ऑल, कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है। यहाँ पे एज खत्म हो जाता है। डिस्क्लोजर बेसिक से डिस्क्लोजर आपको करने होते हैं कि क्या वैल्यूएशन का मेथड वगैरह आपने फॉलो किया है। फिर भी हम AS10 और इसमें अगर कुछ डिफरेंशिएट करना है, आप अगर चाहते हो तो देख लेते हैं कि क्या क्या करना है। AS10 किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो फिक्स एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, फिक्चर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, रॉयल्टी, डिविडेंड, मतलब ये इंटेंजिबल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है AS10। AS10 PPE होता है, प्लांट प्रॉपर्टीज एंड इक्विपमेंट में। ठीक है ना, तो AS10 का जरा एप्लीकेबिलिटी थोड़ा वाइड है। ठीक है ना, टेंजिबल यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है टेंजिबल फिक्स असेट, तो यहाँ पे खाली लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर ही है, मतलब इंटेंजिबल्स नहीं है। ठीक है, आगे चलता हूं। कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट, यहाँ पे भी कॉस्ट का मतलब और यहाँ पे भी कॉस्ट का मतलब सेम ही है। The cost of the fixed asset comprises purchase price, non-refundable taxes, and any other directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. The trade discount and rebates will be deducted while computing the cost. तो उन्होंने बोला कॉस्ट का तो मेथड यार सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, AS10 में जो बोला हुई है। स्टैंड बाई इक्विपमेंट का क्या करने का, AS acknowledges capitalization of standby equipment and servicing equipment as a normal practice but does not mandate it. मैंडेट नहीं करता कि भैया कि आपको करना ही पड़ेगा स्टैंड बाय इक्विपमेंट को कैपिटलाइज करने के लिए, मैंडेट नहीं करता, लेकिन हमारा ICDS मैंडेट करता है कि स्टैंड बाय इक्विपमेंट होगा तो उसको आपको कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा अगर उसका यूज इरेगुलर है। ठीक है ना, रेगुलर अगर वो कंपोनेंट है, कंज्यूमेबल है तो नहीं। मशीनरी स्पेस यूजुअली चार्ज टू द P&L अकाउंट, यहाँ पे भी P&L अकाउंट ही है कंजम्पशन। However, if space are used only in the connection with the item of the fixed asset which is irregular use, then may be capitalized. यहाँ पे may be बोला गया है और आपको यहाँ पे पता ही है अगर उसका अगर इरेगुलर यूज है तो यहाँ पे भी इट मे बी अपोर्शन अप्रोप्रिएट टू द कैपिटलाइज, यहाँ पे भी उन्होंने वही बोला गया, ऑलमोस्ट सेम ही लैंग्वेज है। असेट अक्वायर्ड अगेंस्ट नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, अगर आपने नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन लिया है तो आपको मैंने बता ही दिया कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है आपको। यहाँ पे उन्होंने दो ऑप्शन दे दिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट अक्वायर्ड और असेट ट्रांसफर्ड, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। तो ICDS बोलता है जो असेट अक्वायर्ड किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, और यहाँ पे उन्होंने बोला जो असेट आपने ट्रांसफर किया या जो असेट आपने रिसीव किया, इन दोनों में जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा एविडेंट है, मतलब जिसके एविडेंस आप ला सकते हो कि इसकी इतनी फेयर मार्केट वैल्यू क्यों है, तो वो आप बुक कर दीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, असेट अक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेटेड प्राइस, तो इसको मैंने बता दिया कि कंसोलिडेटेड प्राइस को क्या तो अपोर्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी उन्होंने अपोर्शन बोला है, फेयर बेसिस पे करना है। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक आपको देना ही पड़ता है। आपने बैलेंस शीट कभी भी बनाया होगा तो आपको पता होगा, आप जब शेड्यूल 3 का भी बैलेंस शीट बनाते हो तो आपको पता ही है वहां पे पूरा का पूरा डिस्क्लोजर जाता है, FAR आप बोलते हो ना, फिक्स एसेट रजिस्टर पूरा का पूरा वहां पे जाता है कि ग्रॉस ब्लॉक कितना था, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना था, डिलीशन ड्यूरिंग द ईयर क्या था, नेट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है और नेट ब्लॉक कितना है, और उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर भी करते हो आप।
showing addition, deletion, other movement, expenditure incurred in the course of the construction, relevant amount if any. और अगर हमारा क्या होता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द असेट, ब्लॉक ऑफ द असेट, डिप्रिसिएशन रेट, अलावेबल डिप्रिसिएशन, एक्चुअल कॉस्ट, ओपनिंग, क्लोजिंग, ये सब आपको यहाँ पे दिखना पड़ता है. गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह अगर कुछ होगा, रिम्बर्समेंट वगैरह होगा तो आप माइनस करके भी दिखा दीजिए. तो दैट्स द एंड ऑफ ICDS 5. ICDS 5 आपको रीड करना है सेक्शन 32, सेक्शन 30, सेक्शन 31. मिनिमम इतने तो पढ़ने पड़ेंगे. सेक्शन 43(1), ये अलग अलग सेक्शंस में इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन हमने लगाया है आज. ठीक है, तो दिस इज वन ICDS 5 that we completed today.